क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एआई आपका 50% ऑफ डेटा एनालिसिस का काम कर सकता है, और वो भी स्मार्टर, फास्टर और कम गलतियों के साथ। सोचिए, डेटा क्लीनिंग, इनसाइट जनरेशन, कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग में जितना आप टाइम लगाते हो, उसके आधा टाइम बचा सकते हो सिर्फ सही एआई प्रॉम्प्ट्स के साथ। और यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि ज्यादातर डेटा एनालिस्ट या फिर एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट को पता ही नहीं होता कि जनरेटिव एआई का किस तरीके से सही इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो को और भी स्मार्टर एंड फास्टर बना सकते हैं। सो हेलो, माय नेम इज आयशा मिश्रा एंड आई हैव अबव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड स्टार्टेड माय करियर एज अ डेटा एनालिस्ट ओनली। और मैंने एआई की हेल्प से बहुत सारे वर्क फ्लोज को ऑटोमेट किया है, एंड इसी एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कोर्स बनाया है, जिसमें आपको चैट जीपीटी, बार्ड जैसे जितने भी एआई टूल्स हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसकी हेल्प से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना आ जाएगा। सो चाहे आप बिगिनर हो जो डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहते हो, करियर स्विचर हो, या फिर एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हो, ये कोर्स डेफिनेटली आपको कंप्लीट करना चाहिए। ये ना ही आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, बट ऑल्सो कि आपका जो भी डेटा एनालिसिस का वर्क फ्लो है उसको कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। इस कोर्स के एंड तक आप एआई यूज करना ही नहीं, बट एआई को एज अ असिस्टेंट काम करवाना भी सीख जाओगे। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन टू द कोर्स जनरेटिव एआई फॉर डेटा एनालिस्ट। सो ये जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, इसकी हेल्प से आप एआई ड्रिवन टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, बार्ड, क्लाउडी, इन सब का इफेक्टिवली यूज कर पाओगे, इन सब की कंप्लीट पावर को आप यूज कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी एआई का सिर्फ ईमेल लिखवाने के लिए यूज कर रहे हैं, कोड लिखवाने के लिए यूज कर रहे हैं, सीक्वल क्वेरी लिखवाने के लिए यूज कर रहे हैं, बट उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जैसा आपको कोड चाहिए, जैसा आपको सीक्वल क्वेरी चाहिए, वैसा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है, एंड यू एंड अप इन गेटिंग एरर्स। सो इस कोर्स में हम कंप्लीटली वो स्किल सीखने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप जनरेटिव एआई को अपने एनालिटिकल प्रोसेस में इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर पाओगे। एआई की हेल्प से आप जितने भी रिपीटेटिव टास्क हैं उसको ऑटोमेट कर पाओगे, एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को आप 50% इंक्रीज कर पाओगे। तो ये कोर्स किसके लिए है? एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट, जो भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, जो शुरू कर रहे हैं अपना करियर एज अ फ्रेशर एंड दे वांट टू गो इनटू द डेटा एनालिटिक्स फील्ड, उनके लिए ये कोर्स बेस्ट है। क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट एआई का यूज सिखाया जाएगा, जिससे कि आपको प्रोजेक्ट बनाने में भी हेल्प मिलेगी, प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट ये कोर्स किसके लिए है? करियर स्विचर्स के लिए, जो लोग किसी डिफरेंट फील्ड से डेटा एनालिटिक्स में स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बेस्ट रहेगा। क्योंकि इस कोर्स में एआई के बारे में तो बताया ही जाएगा, बट डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस के बारे में भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप डिफरेंट स्टेजेस पे एआई का यूज कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज वर्किंग डेटा एनालिस्ट, जो डेटा एनालिस्ट की तरह एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बेस्ट है। चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, क्योंकि डेटा एनालिसिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस। सो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भी ये कोर्स बेस्ट है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी अगर आप एआई को डेली वर्क में इन्वॉल्व करने लगे। स्टोरी टेलिंग को अच्छा कर पाओगे, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को अच्छा कर पाओगे, रिपोर्ट जनरेशन को ऑटोमेट कर पाओगे, और बहुत सारी चीज़ें जो हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। सो हाउ विल यू बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स? सो इस कोर्स को एंड करने के बाद आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें मैं कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेटा एनालिस्ट पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हर चीज़ जो प्रॉम्प्ट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको मैं बताऊंगी, किस तरीके से आप डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। सेकेंडली, आप स्पीड अप कर पाओगे अपने वर्क फ्लो को। जैसा कि मैंने बताया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आपके जो टास्क हैं, आपके जो वर्क हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, या फिर अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरीके से आप कोड लिखोगे, क्वेरी लिखोगे, ये सब आपका बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एआई। नेक्स्ट, इट विल इन्हेंस योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। कभी कभी होता है कि हम एनालिसिस तो कर लेते हैं, बट उसमें से क्या रिजल्ट मिल रहा है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करके एक डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं, वो हमारे माइंड में क्लिक नहीं होता, बट एआई उसको ज़रूर समझ लेगा। सो उसकी हेल्प से आप डिसीजन मेकिंग स्किल को भी अपने इन्हेंस कर पाओगे। फोर्थ इज इम्प्रूव स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्या हो जाती है? रिपोर्ट जनरेशन, प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए भी आपकी इंसाइट के बेसिस पे एआई आपको रिपोर्ट्स बना के देगा, प्रेजेंटेशंस बना के देगा। किस तरीके से आप एआई का यूज़ करके प्रिसीजन और क्लैरिटी के साथ स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव कर सकते हो। एंड द लास्ट इज स्टे अहेड इन द जॉब मार्केट।
अब जो ट्रेडिशनल डेटा एनालिस्ट हैं उन्हें एआई यूज़ करना नहीं आएगा। स्टे अहेड इन द जॉब मार्केट। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके रिज्यूमे में, पोर्टफोलियो में, इंटरव्यूज में आपके पास एक स्किल और ऐड हो जाती है, एआई ड्रिवन डेटा एनालिस्ट। यस, आप किसी को भी बता पाओगे कि मुझे एआई यूज़ करना फॉर माई डेटा एनालिस्ट वर्क बहुत ही अच्छे से आता है। दैट इज ऑल्सो इन डिमांड स्किल इफ यू आर गोइंग फॉर अ डेटा एनालिस्ट जॉब और स्विचिंग टू अ हायर पोजीशन। सो नेक्स्ट देखते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। सो व्हाट यू विल लर्न, सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई पढ़ने जा रहे हैं और जनरेटिव एआई पता ना हो ये तो नहीं हो सकता। सो हम पढ़ेंगे जनरेटिव एआई क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट कैन यू डू विद जनरेटिव एआई एज ए डेटा एनालिस्ट। अब लोगों को पता ही नहीं होता कि आप जनरेटिव एआई का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो एज अ डेटा एनालिस्ट। सिर्फ कोड जनरेशन नहीं कर सकते, सिर्फ ईमेल लिखना इज नॉट द पावर ऑफ एआई, बट इट इज़ मच मोर देन दैट। एंड नेक्स्ट, limitations of AI tools in data analysis, because अभी है तो AI ही, तो कुछ तो limitations होगी, तो क्या क्या limitations है कंप्लीटली हम उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको कंप्लीटली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताया जाएगा कि वाई इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट, एग्जाम्पल ऑफ अ पुअर एंड वेल इंजीनियर प्रॉम्प्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेल इंजीनियर प्रॉम्प्ट, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, जिसका यूज करके आप इफेक्टिवली प्रॉम्प्ट्स लिख पाओगे फॉर जनरेटिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। थर्ड मॉड्यूल में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क यूजिंग एआई, जहाँ पे हम कॉन्टेक्चुअलाइज, डिफाइनिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्ट्रेटेजाइज, इम्प्लीमेंट एंड डॉक्यूमेंट, ये 5 स्टेप का हम यूज करेंगे फॉर ऑटोमेटिंग द कंप्लीट डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो यूजिंग एआई। और लास्ट में कुछ बोनस प्रॉम्प्ट फ्रॉम माय साइड फॉर ऑप्टिमाइजिंग द पाइथन कोड और SQL क्वेरी एंड डीबगिंग द पाइथन कोड और SQL क्वेरी। सो प्रॉम्प्ट लिखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस कंप्लीट कोर्स को करने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी प्रोडक्टिविटी तो बहुत अच्छी इंक्रीज होने वाली है, प्लस आपकी लर्निंग फास्ट हो जाएगी, आपके डेली टास्क जो आप डेली टास्क करते हो वो फास्ट हो जाएंगे, और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने आ जाएगा टू यूज़ द एआई इफेक्टिवली। So let's start with what is generative AI. Artificial intelligence, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन इज एबल टू थिंक लाइक ह्यूमन। सो जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट जनरेट्स न्यू कंटेंट। कंटेंट किस फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट। आज के टाइम में एआई हर जगह यूज हो रहा है और कुछ कंपनीज तो अपना खुद का एआई मॉडल्स बना भी रहे हैं। सो पहले के टाइम में जो हमारे पास एआई मॉडल्स थे दैट कैन ओनली फोकस ऑन एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग, वो सिर्फ डेटा पे ट्रेन होके प्रिडिक्शन कर पाते थे। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई दैट जनरेट्स न्यू डेटा बेस्ड ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। सो जैसे कि आपने एआई ड्रिवन टूल्स देखे होंगे, चैट जीपीटी को तो डेफिनेटली यूज़ किया होगा, बार्ड, जेमिनी या फिर आपका क्लाउडी हो गया। ये सब क्या है, ये सब बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेंड है, और ये मॉडल्स अनलाइक प्रिडिक्शन जनरेट करते हैं न्यू डेटा। न्यू डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियोस हो गया, ऑडियो हो गया। सो अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो एआई को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बेसिस पे वो एक ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। वो कोड लिख सकता है, वो SQL क्वेरी लिख सकता है, आपको आपके डेटा एनालिसिस टास्क में हेल्प कर सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू विद जनरेटिव एआई। मैंने चैट जीपीटी खोल लिया, अभी हम जनरेटिव एआई की पावर को देखते हैं। सो मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखूंगी, क्रिएट अ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट दैट आई कैन ऐड इन माई रिज्यूमे। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे हम और आप बात करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है। अगर मुझे किसी से प्रोजेक्ट बनवाना होगा तो मैं उसको कैसे कहूँगी कि मेरे लिए एक डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट बना के दो जो कि मुझे रिज्यूमे में ऐड करना है। सिंपली यहाँ पे भी मैंने सेम किया है। एक तरीके से जनरेटिव एआई मेरा एक असिस्टेंट है जिसको मैंने एक टास्क दिया है करने के लिए, एंड अब हम इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। तो इसने शुरू कर दिया रिस्पॉन्स देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मुझे प्रोजेक्ट टाइटल भी बता रहा है, ऑब्जेक्टिव बता रहा है, डेटा सेट में क्या यूज़ कर सकती हूँ, क्या की एनालिसिस एरियाज़ रहेगा। तो ये कंप्लीट मुझे ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है जिसकी हेल्प से मैं एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बना सकती हूँ। बट ये जो एआई का रिस्पॉन्स है ये बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज रिस्पॉन्स है।
अगर कोई और सेम प्रॉम्प्ट देगा, सेम जो मैंने लिखा है क्रिएट ए डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट दैट आई कैन ऐड इन माय रिज्यूमे, ये कुछ भी रैंडम उठा के जनरल सा एक प्रोजेक्ट दे देगा, बट वो आप रिज्यूमे में ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप कस्टमाइज वे में आपके अकॉर्डिंग जिस टाइप का प्रोजेक्ट आपको चाहिए उस तरीके का आपको आइडिया बता सकता है, कोड बता सकता है, कंप्लीट एनालिसिस के स्टेप बता सकता है, इवन क्रिएट कर सकता है आपकी रिपोर्ट को। सो ये सब कैसे करना है ये हम इस कोर्स में देखेंगे। नाउ लेट्स सी एज अ डेटा एनालिस्ट आप जनरेटिव एआई का किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला काम तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप जनरेटिव एआई का यूज़ कर सकते हो फॉर डेटा क्वेरीइंग, और यू कैन से राइटिंग SQL क्वेरीज। डेटा क्वेरिंग क्या होता है, SQL क्वेरी क्या होता है कि डेटाबेस में अगर आपका डेटा प्रेजेंट है तो एक SQL क्वेरी की हेल्प से, एक क्वेरी की हेल्प से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। बट हर एक कंडीशन को मैच करने के लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरी लिखना होगा जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा और कभी कभी तो उसमें एरर भी आ सकता है। तो टाइम बचाने के लिए आप जनरेटिव एआई का यूज़ कर सकते हो SQL क्वेरी लिखवाने के लिए यूजिंग सिंपल नेचुरल लैंग्वेज। आपको जो इन्फॉर्मेशन रिजल्टेंट डेटा में चाहिए आप उसको एज अ सिंपल प्लेन लैंग्वेज जनरेटिव एआई को समझाओ और वो आपको SQL क्वेरी लिख के दे देगा। सो दिस इज द बेस्ट यूज केस फॉर जनरेटिव एआई। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज अनकवरिंग डीपर इनसाइट्स। एज अ डेटा एनालिस्ट कभी कभी तो आपके पास डेटा होता है बट उसमें से क्या रिसर्च क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सॉल्व कर सकते हो उसका आइडिया नहीं होता आपको, या फिर कौन सा इफेक्टिव एनालिसिस आप कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर पाओ। तो इस टाइप की जो इंसाइट्स होती हैं, इस टाइप की जो रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना होता है, ये आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो जनरेटिव एआई के साथ। वो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ निकाल के देगा आपके डेटा में से जो कि आप यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हो, इंसाइट निकाल सकते हो या फिर सॉल्यूशन निकाल सकते हो अपने डेटा में से। क्रिएटिंग डेटा विजुअलाइजेशन। अगर आप पाइथन में एनालिसिस कर रहे हो, आपने कोई रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डेटा सेट प्रिपेयर किया है, एक सबसेट ऑफ द डेटा प्रिपेयर किया है फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, उसको विजुअलाइज करने के लिए अब आप या तो मैनुअली कोड लिख सकते हो या फिर जनरेटिव एआई का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। और ये भी पूछ सकते हो कि कौन सा विजुअलाइजेशन बेस्ट रहेगा इस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा भी आपको विजुअलाइजेशन चाहिए, क्या क्या कस्टमाइजेशन करनी है, ये सब एज अ प्रॉम्प्ट आप जनरेटिव एआई को समझा सकते हो और आपको वो डिजायर्ड पाइथन कोड देगा जिसकी हेल्प से वो एक विजुअली कंपेलिंग विजुअलाइजेशन बना के देगा जो कि आप प्रेजेंट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ योर स्टेक होल्डर्स, मैनेजर्स और इवन क्लाइंट्स। अगर आपको डिफरेंट ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने डेटा विजुअलाइजेशन को चेंज करना है तो वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग जनरेटिव एआई। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग डेटा ड्रिवन स्टोरीज। तो जो भी आपका एनालिसिस रहा, जो भी आपका इंसाइट रहा, जनरेटिव एआई की हेल्प से आप उसको एक डेटा ड्रिवन स्टोरी बना सकते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस वो आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देगा। आप उसका टोन भी सेट कर सकते हो कि किस तरह के ऑडियंस के लिए किस तरह के टोन में आपको वो रिपोर्ट चाहिए, वो प्रेजेंटेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप हायर मैनेजर को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपके इंसाइट कुछ डिफरेंट रहेंगे, तो आपकी जो स्टोरी रहेगी वो कुछ डिफरेंट रहेगी। तो ये सारे जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैं वो आप जनरेटिव एआई की हेल्प से बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग सिंथेटिक डेटा। क्रिएटिंग सिंथेटिक डेटा for testing and modeling। सिंथेटिक डेटा का मतलब क्या हुआ, ऐसे डेटा जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, जो रियल वर्ल्ड डेटा को मिमिक करते हैं, उसकी तरह ही होते हैं। तो कंपनी में कभी कभी क्या होता है कि रियल टाइम आपको कुछ डेटा अवेलेबल नहीं रहता या फिर आपके पास बहुत स्मॉल सैंपल ऑफ डेटा रहता है। तो अगर आपने कोई मॉडल क्रिएट किया, कोई एनालिसिस किया, कोई टेस्टिंग किया और आपके पास डेटा पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो भी आप एआई का यूज़ करके सिंथेटिक डेटा जनरेट कर सकते हो जो कि रियल वर्ल्ड डेटा को मिमिक करेगा और आपके मॉडलिंग को इवेलुएट करने में आपकी हेल्प करेगा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑटोमेटिंग कोड एंड क्वेरी जनरेशन। आज के टाइम में पाइथन कोड लिखना
बिल्कुल भी टफ नहीं रह गया है। अगर आपको लॉजिक पता है, अगर आपको सिंटैक्स पता है, अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, तो आप एक सिंपल से प्रॉम्प्ट से जनरेटिव एआई का यूज़ करके पाइथन कोड लिखवा सकते हो। सेम फॉर द सीक्वल क्वेरी, आप सीक्वल क्वेरी लिखवा सकते हो जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट ही लिखना सही से नहीं आता तो जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है उसमें एरर हो सकता है, उसकी लॉजिक डिफरेंट हो सकती है, वो आपको डिफरेंट रिजल्ट दे सकता है। दैट इज़ वाई लिमिटेशंस ऑफ डेटा एनालिस्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरेटिव एआई हर तरीके से आपको हेल्प कर सकता है डेटा एनालिसिस प्रोसेस में, बट इसका जो रिस्पॉन्स है ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा सही ही रिस्पॉन्स दे। जो कोड जनरेट कर रहा है, क्वेरी जनरेट कर रहा है, या फिर जो डेटा समराइजेशन दे रहा है, या अगर रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। उसमें कुछ ना कुछ इनकन्सिस्टेंसीज आ सकती है। एआई को फैक्ट्स नहीं पता होते, एआई को आपके बिजनेस के बारे में नहीं पता होता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहा है तो उसमें वो मिस्टेक कर दे, उसका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो और आपका बिजनेस का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दोनों मैच ना करे, जिसकी वजह से जो कंक्लूजन वो दे रहा है वो मिसलीडिंग कंक्लूजन हो, तो आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट करके किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रूफ रीड। हो सकता है कि हम कुछ और एनालिसिस एक्सपेक्ट कर रहे हो और एआई कुछ और एनालिसिस आपको दे रहा हो। सो फर्स्ट इसका जो लिमिटेशन आ जाता है, एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स is not always reliable। एआई की जो ट्रेनिंग है वो कुछ लिमिटेड डेटा पे ही है, तो हो सकता है आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन चाहिए हो और जो एआई का रिस्पॉन्स हो वो आउटडेटेड हो, तो उस केस में भी आपका जो इंसाइट है, रिस्पॉन्स है, वो गलत रहता है। एआई मे प्रोड्यूस हेलुसिनेशन एंड गिव इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप कोई कोड लिखवाना चाहते हो और उसने एक अपने से ही पाइथन लाइब्रेरी क्रिएट कर ली और उसने दे दी, और जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो ऐसी कोई पाइथन लाइब्रेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पे क्या होता है कि एआई हेलुसिनेट हो जाता है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देता है जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है। तो वहाँ पे भी एक चेक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एआई आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं करना है। एआई का इफेक्टिवली हेल्प लेने के लिए भी आपको अपना माइंड यूज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एआई इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। तो एआई आ गया है तो अपने सोचने की क्षमता को बंद नहीं करना है, आपको सोचते रहना है, आपको टेक्नोलॉजी सीखती रहनी है। अगर आप सीखोगे नहीं, अगर आपको पता नहीं रहेगा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एआई ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो गलत है। एआई खुद से तो बताएगा नहीं कि मैंने रिस्पॉन्स जो दिया है वो गलत है, जब तक से आपको ना पता हो। वो जो चेक है, वो जो थिंकिंग है, उसको यूज़ करने के लिए आपको अपना खुद का ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। एआई पे कम्प्लीटली आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। एआई को कंटेक्स्ट नहीं पता होता, एआई आपकी कंपनी में काम नहीं कर रहा है, आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो। एज अ ह्यूमन आपको पता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका बिजनेस क्या है, कंटेक्स्ट क्या है आपके बिजनेस का, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो, तो उसकी हेल्प से जो आप डिसीजन लेते हो और एआई जो डिसीजन लेता है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो एआई इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। स्टार्ट विथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जब से जनरेटिव एआई आया है तब से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिकम्स अ न्यू स्किल दैट एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन अ टेक और नॉन टेक फील्ड शुड नो। कुछ कंपनीज तो एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर लोगों को हायर करती है जो कि इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम द एआई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज अ prompt. Prompt is any input you provide to Gen AI to get desired output. सो जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, मैंने लिखा था क्रिएट अ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। जो भी इनपुट आप दे रहे हो एज अ टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। सो इन्हीं प्रॉम्प्ट के बेसिस पे जनरेटिव एआई कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली जो यूज़र है, जो ह्यूमन है, उससे क्या चाहिए आउटपुट में, डिराइव इन्फ्रेंसेस, डिफरेंट जो भी उसके पास जितने भी डेटा अवेलेबल हैं उसको यूज़ करके वो इन्फ्रेंस डिराइव करता है,
and come up with the creative solutions, or you can say output. So that is the work of a prompt. So this is the AI. यहाँ आपने prompt दिया और यहाँ पे आपको solution मिल गया, बट जो आपका सॉल्यूशन है ये कितना अच्छा हो सकता है, कितना डिज़ायर्ड सॉल्यूशन हो सकता है, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके प्रॉम्प्ट में। जैसा प्रॉम्प्ट आप दोगे वैसा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप सही क्वेश्चन पूछते हो एआई से तो आपको सही रिस्पांस मिलेगा। अगर आपने कुछ भी प्रॉम्प्ट में लिख दिया, अगर आपका प्रॉम्प्ट एआई को क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ पे वो हेलुसिनेट होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देगा और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो कम्प्लीटली आउटडेटेड होगा। सो जितना ज़्यादा आपका ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट रहेगा, जितना ज़्यादा क्लियर आपका प्रॉम्प्ट रहेगा, उतना ही अच्छा और डिज़ायर्ड सॉल्यूशन आपको मिल सकता है फ्रॉम एआई। तो जो हमने एग्जांपल देखा था उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बस मैंने लिखा था। अगर मैं वो प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ तो मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा, सेम प्रॉम्प्ट कोई और लिख रहा है तो उसे भी वही जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। बट अगर आपको कस्टमाइज़ करना, उसको एक डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, तो सिर्फ उतने ही प्रॉम्प्ट से आपको डिज़ायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जितनी भी पावर है एआई की वो आपकी छुपी है प्रॉम्प्ट के अंदर। तो यहीं पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हेल्प में आती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट टू गाइड एआई टू जनरेट एक्यूरेट, रेलिवेंट एंड हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स। सो व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? Prompt engineering is the art and science of creating effective prompts. सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद आपको कम्प्लीटली आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप एआई का यूज़ कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर द डेटा एनालिसिस वर्क बट ऑल्सो फॉर योर पर्सनल वर्क। सो वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? जैसे कि हमने अभी बात किया, विदाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट क्रिएट नहीं कर सकते, एंड विदाउट इफेक्टिव प्रॉम्प्ट आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा एआई से। सो वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? Firstly, it improves AI accuracy. AI accuracy. Next is it enhances efficiency. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हेल्प से आप एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिससे कि आपका टाइम बचेगा। बिकॉज विदाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो आप प्रॉम्प्ट लिखते हो उससे आपको डिज़ायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वापस से आप उस प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते हो, देन एआई के रिस्पॉन्स को एनालाइज करते हो, फिर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप फिर से अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते हो। तो ये जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है इसको हम रिड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इतने सारे प्रॉम्प्ट लिखने की जगह आप एक प्रॉम्प्ट लिखोगे, वो भी कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट, जिससे आपको वन गो में एक एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इट रिड्यूसेस एरर एंड जस्ट एज आई से आइटरेशन एज वेल। जितना आइटरेशन होता है बार बार प्रॉम्प्ट लिखने का, ये आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो। एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हो, एरर्स को रिड्यूस कर सकते हो। आई नो एआई का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट एटलीस्ट एक पुअर प्रॉम्प्ट के साथ जो आपको सॉल्यूशन मिलता है और एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट के साथ सॉल्यूशन मिलता है, आप खुद से कंपेयर करके देख पाओगे कि उन दोनों के रिस्पॉन्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा आपका एरर रिड्यूस हुआ है विथ एन ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट। लास्ट इज कस्टमाइजेस AI response. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से आप एआई के रिस्पॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेम प्रॉम्प्ट कोई और पर्सन भी लिख सकता है, उसको भी सेम सॉल्यूशन मिल सकता है। बट अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए, बट अगर आपको कुछ खुद का बनाना है, तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से ऐसा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिससे आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड होगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको पता चल गया हो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज के टाइम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करना।
सो लेट्स अंडरस्टैंड एक जनरल से पुअर से प्रॉम्प्ट से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है और एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट से, एक वेल इंजीनियर प्रॉम्प्ट से आप कितना ज़्यादा टाइम अपना बचा सकते हो। एक जनरल से प्रॉम्प्ट पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट टोटल सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ बाय प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे मैंने टेबल का नाम नहीं बताया, मैंने ये नहीं बताया कि टेबल में मेरे किस टाइप के कॉलम्स प्रेजेंट है, उनका एक्चुअल नेम क्या है। ओके, मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे कितने डेटा पे इसको फिल्टर करना है, कोई कंडीशन लगाना है कि नहीं। एक सिंपल सा जनरल सा प्रॉम्प्ट लिख दिया। तो इसका रिस्पॉन्स देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे इसने टेबल का नाम सेल्स ले लिया, प्लस अपने मन से इसने अपनी इंटेलिजेंस से कॉलम का नेम भी डिफाइन कर दिया कि प्रोडक्ट आईडी हो सकता है, प्रोडक्ट नेम हो सकता है। तो इस क्वेरी को आप क्या करोगे कि आपके जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करोगे, टेबल नेम चेंज करोगे, कॉलम नेम चेंज करोगे, फिर टेस्ट करोगे कि एरर है या नहीं। तो इस जनरल प्रॉम्प्ट की जगह एक वेल इंजीनियर प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो कि आपको किस टाइप का क्वेरी लिखवाना है, कौन सा टेबल है, क्या टेबल में कॉलम्स हैं, क्वेरी किस तरीके से लिखना है। ओके, सो लेट्स ऑप्टिमाइज द सेम प्रॉम्प्ट। जनरेट एन एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी इन 2024। अभी यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे एक साल का चाहिए, जो कि है 2024 का डेटा। ओके, यहाँ पे फिल्टर लगाना है। देन यूजिंग द सेल्स डेटा टेबल, टेबल का नाम भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया, विच हैज़ कॉलम, कॉलम मैंने बता दिया कि मेरे टेबल में इतने कॉलम है। इसी कॉलम का यूज़ करके सीक्वल क्वेरी जनरेट करना है एआई को, एंड ऑर्डर करना है रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू। सो लेट्स शेयर इट। ओके, सो अभी आप देख सकते हो ये जो रिस्पॉन्स मिला है मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड मिला है। जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था वैसा ही मिला है यहाँ पे। अगर इस क्वेरी में आप देखो तो क्वांटिटी इनटू प्राइस इसने किया हुआ है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि मेरे टेबल में एक सेल्स रेवेन्यू करके ऑलरेडी कॉलम प्रेजेंट है, तो मुझे क्वांटिटी इनटू प्राइस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने डायरेक्टली सम किया है सेल्स अमाउंट पे एज टोटल रेवेन्यू। सेल्स डेटा टेबल का यूज़ किया है, ऑर्डर डेट पे फिल्टर लगाया है, एंड देन ग्रुप किया है कैटेगरी पे, और जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था डिसेंडिंग ऑर्डर में, वहाँ पे इसने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर किया है। तो ये जो क्वेरी है ये कम्प्लीटली वही क्वेरी है जो मुझे चाहिए था। तो आप कंपेयर करके देख लो कि पुअर प्रॉम्प्ट से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला और एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला। दैट इज़ वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये तो रहा सीक्वल क्वेरी के लिए प्रॉम्प्ट। अब एक हम पाइथन का भी देखते हैं। अगर मैं पाइथन का सिंपल सा लिखूँ, राइट पाइथन कोड टू क्लीन अ डेटा सेट। ओके, यहाँ पे मैंने जनरल प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे एक डेटा सेट को क्लीन करना है, मुझे उसके लिए पाइथन कोड चाहिए। मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया मेरा टेबल क्या है, मेरे डेटा में क्या क्या कॉलम है, मुझे क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सारे जो क्लीनिंग के स्टेप हैं वो आपके डेटा में परफॉर्म करने हो। फॉर एग्जांपल आपके डेटा में मिसिंग वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आउटलायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो कंटेक्स्ट है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये आपको एआई को देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, इसने यहाँ पे पहले फंक्शन बनाया है क्लीन डेटा सेट, इसमें डुप्लीकेट रिमूव किया है, मिसिंग वैल्यू हैंडल किया है, लोअर केस किया है कॉलम्स को। अगर डेट कॉलम है हमारे डेटा में प्रेजेंट तो उसको चेंज किया है डेट टाइम में, और रिमूव किया है जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं फ्रॉम द कैटेगोरिकल कॉलम्स। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन कि इसने कौन कौन से स्टेप परफॉर्म किए हैं। इस कोड को अगर आप यूज़ करते हो तो इसमें आपको खुद से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा चेंजेस करने के लिए, क्या एक्चुअल में स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और क्या इसमें से रिमूव करना है। तो अगर आप देखो एक जनरल प्रॉम्प्ट लिखने से जो आपको कोड मिल रहा है उसमें भी आपको सेम एफर्ट डालना पड़ रहा है जब आप खुद से मैनुअली कोड लिखोगे। तो इससे बेटर है कि आप एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख दो जिससे आपको जैसा आउटपुट चाहिए, जैसा कोड चाहिए वैसा मिल जाए। सो लेट्स राइट अ ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट फॉर दिस जनरल प्रॉम्प्ट। Generate a Python script using pandas to clean a data set by handling missing values, fill numeric columns with the median and categorical columns with the mode। अभी यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई भी किया है कि मुझे अपने डेटा में क्या स्टेप परफॉर्म करना है और उस स्टेप को परफॉर्म करते हुए कॉलम्स, डिफरेंट कॉलम्स के साथ किस तरीके से हैंडल करना है। न्यूमेरिकल कॉलम में मीडियन को स्टोर करना है एंड कैटेगोरिकल कॉलम में मोड को स्टोर करना है। देन रिमूव करना है डुप्लीकेट रोज को एंड कन्वर्ट करना है डेट कॉलम्स इनटू अ स्टैंडर्ड दिस फॉर्मेट। ओके, नाउ लेट्स सी द एआई रिस्पॉन्स। क्लीन डेटा सेट, सबसे पहले इसने डुप्लीकेट रिमूव किया है, न्यूमेरिकल कॉलम्स को हैंडल किया है, देन कैटेगोरिकल कॉलम्स को हैंडल किया है।
यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ को फिल किया है मीडियन से, मोड से, देन यहाँ पे डेट टाइम को कन्वर्ट किया है बट विद द फॉर्मेट दैट आई हैव पास्ड इन द प्रॉम्प्ट। तो इसमें जो मुझे एफर्ट देना होगा थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट वेल इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट का हमने एग्जांपल देख लिया, समझ लिया क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज़रूरी है, क्या इफेक्ट होता है एआई के रिस्पॉन्स पे जब हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं और जब हम एक बेकार सा प्रॉम्प्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वेल इंजीनियर प्रॉम्प्ट का क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन, कंटेक्स्ट, इनपुट डेटा एंड आउटपुट इंडिकेटर। तो फर्स्ट जो ब्लॉक होता है एक प्रॉम्प्ट का वो होता है इंस्ट्रक्शन। वॉट यू वॉन्ट एआई टू डू। एक क्लियर इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप एआई को जो आप करवाना चाहते हो वो बता सकते हो। इंस्ट्रक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, जिससे आप इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज को अवॉइड कर सकते हो। तो एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देना सबसे मेन ब्लॉक है एक अच्छे प्रॉम्प्ट की। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ओके, एआई को नहीं पता कि आप किस डेटा पे वर्क कर रहे हो, एआई को नहीं पता कि आप किस डोमेन पे वर्क कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। तो एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना एआई को, दिस विल गाइड एआई टू जनरेट रिस्पॉन्सेज दैट इज कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड फॉर यू। एआई एक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेंड है, तो अगर आपको एआई से एक कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड आपको करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई जो सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट की हेल्प से ही जो एआई आपको रिस्पॉन्स देगा वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज रहेगा एंड जेनरिक रिस्पॉन्सेज को अवॉइड कर पाएगा। थर्ड आ जाता है इनपुट डेटा, स्पेसिफिक डिटेल्स और सैम्पल डेटा। सो जैसा हमने फर्स्ट एग्जांपल में बात किया था, तो जहाँ पे मैंने बता दिया था कि मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टोटल सेल्स रिवेन्यू चाहिए, वहाँ पे मैंने ना डेटा बताया था ना मेरे टेबल में किस तरह से डेटा स्टोर्ड है, क्या क्या कॉलम है, क्या टेबल का नाम है, कुछ भी इनपुट मैंने नहीं दिया था प्रॉम्प्ट में। दैट इज़ वाई जो मुझे रिस्पॉन्स मिला था काफ़ी ज़्यादा जेनरिक रिस्पॉन्स था, प्लस उसमें जो टेबल नेम थे, कॉलम नेम थे वो डिफरेंट थे जो मेरे पास टेबल है। तो इनपुट डेटा देना, स्पेसिफिक सैम्पल या फिर डिटेल देना कि आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, इससे भी एआई को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, किस डेटा पे वर्क कर रहे हो। तो आप डेटा वैल्यूज़ बता सकते हो कि आपके टेबल में क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या कॉलम है, क्या डेटा टाइप है। इससे जो आउटपुट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज्ड आउटपुट रहेगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज द आउटपुट इंडिकेटर, डिजायर्ड फॉर्मेट ऑफ द रिस्पॉन्स। अगर आप एआई को नहीं बताओगे कि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दे, पैराग्राफ्स दे दे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एक्शनेबल पॉइंट्स। तो प्रॉम्प्ट के अंदर ही आपको एआई को गाइड करना पड़ेगा कि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है रिस्पॉन्स को, क्या आपको बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, क्या आपको पैराग्राफ में चाहिए, क्या आपको जो कोड है वो फंक्शंस में चाहिए, क्या जो आपको क्वेरी लिखवाना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ग्रुप बाय किस तरीके से चाहिए, फिल्टर्स कैसे लगाना है। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं ये हैं आपकी डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। तो उसके फॉर्मेट को तो एटलीस्ट आपको एआई को बताना ही पड़ेगा। तो इन चारों का यूज़ करके जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो तो वो बन जाता है वेल इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट। और इसको हम किस तरीके से डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करके लिख सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। सो जब भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हो फॉर एनी काइंड ऑफ टास्क, तो ये चेक कर लीजिएगा कि ये चारों चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल, generate an SQL query to calculate total monthly sales revenue from the orders table which contains columns order ID, order date, customer ID, product ID, sales amount. Filter result to show only the last 12 months and group by month. Return output in a table format sorted by month. Okay, तो यहाँ पे मैंने ये prompt लिखा है। Okay, this is the example prompt. अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमारी ये जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है इन दिस प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले आ जाता है इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, जनरेट एन एसक्यूएल क्वेरी। सो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन हियर, जनरेट एन एसक्यूएल क्वेरी। नेक्स्ट आते हैं हम कंटेक्स्ट पे। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है कि जो टेबल है वो कौन सा टेबल है, हमारा ऑर्डर्स का टेबल है। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सेल्स डेटा फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। तो हम इसको बता रहे कि हमारा जो टेबल है वो सेल्स डेटा कंटेन करता है और उसका नाम क्या है, ऑर्डर्स। इनपुट डेटा हमने यहाँ पे क्या दिया है,
कॉलम का नेम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ओके, यहाँ पे जो कॉलम नेम है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो कॉलम नेम एज अ हमने इनपुट डेटा दिया है प्रॉम्प्ट के अंदर, कॉलम नेम्स। और आउटपुट हमने यहाँ पे कैसे स्पेसिफाई किया, आउटपुट क्या इंडिकेट किया है कि हमें लास्ट 12 मंथ्स का चाहिए, सॉर्टेड चाहिए और टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए। सो हमने यहाँ पे आउटपुट कैसे इंडिकेट किया है, ग्रुप्ड बाय मंथ, सॉर्टेड एंड टेबुलर फॉर्मेट। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने इन चारों बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज़ करके इस कंप्लीट ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट को क्रिएट किया है। तो इसी तरीके से इन चारों का यूज़ करके आपको प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप डेटा एनालिसिस के लिए प्रॉम्प्ट लिख रहे हो या फिर अपने खुद के पर्सनल टास्क के लिए प्रॉम्प्ट लिख रहे हो। ये चारों चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए उसमें। जैसा कि हमने बात किया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, इट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका वन गो में जो प्रॉम्प्ट आपने क्रिएट किया है वो इफेक्टिव हो, उससे आपका जो रिस्पॉन्स आया हो, एआई का रिस्पॉन्स आया हो, वो सही आया हो, डिजायर्ड आउटपुट जैसा आपको चाहिए था वैसा ही आया हो। दैट इज़ वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ अ आइट्रेटिव प्रोसेस है। आपको अपने प्रॉम्प्ट को जैसा एआई रिस्पॉन्स देता है उसको एनालाइज करने के बाद थोड़ा बहुत रिफाइन करना ही पड़ता है ताकि आप एक हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स जनरेट करवा पाओ। सो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करने पे ही डेटा एनालिसिस एआई का मैक्सिमम यूज़ ले सकता है। तो क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में? सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना होता है गोल को, डिफाइन द गोल। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है कि आपको इनिशियल प्रॉम्प्ट एक क्राफ्ट करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इनिशियल प्रॉम्प्ट है वो हमेशा सही ही हो। आपने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के जितने भी पार्ट थे वो आपने इंक्लूड कर दिए अपने प्रॉम्प्ट में, बट हो सकता है कि एआई कहीं ना कहीं पे वो कंफ्यूज हो रहा हो, तो आपको अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले तो आप एक इनिशियल प्रॉम्प्ट लिखोगे, क्राफ्टिंग द इनिशियल प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि जो आपने प्रॉम्प्ट लिखा है उसको आप टेस्ट करोगे। सो टेस्टिंग द इनिशियल प्रॉम्प्ट। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाता है आपका, पहले तो आप प्रॉम्प्ट बनाए, देन आप उसको टेस्ट करोगे, फिर जो भी एआई का रिस्पॉन्स है ओके उसको एनालाइज करोगे। सो एनालाइजिंग द एआई रिस्पॉन्स, एनालाइजिंग द एआई रिस्पॉन्स। सो दिस इज़ द फोर्थ प्रोसेस कि आपको जो भी रिस्पॉन्स मिला पहले आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, आप आंख बंद करके उसके रिस्पॉन्स को सही नहीं मान सकते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं उसने भी मिस्टेक किया हो। तो आपको क्या करना होगा, जैसा भी रिस्पॉन्स रहा है एआई का, अगर सही दे दिया वन गो में देन दैट इज़ फाइन, अगर नहीं दिया तो आपको अपने प्रॉम्प्ट को रीफाइन करना होगा। सो रीफाइनिंग द प्रॉम्प्ट, तो जो भी आपने इनिशियल प्रॉम्प्ट लिखा है उसको फिर से आपको चेंज करके, थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज करके, थोड़ा बहुत ब्लॉक्स को ऊपर नीचे करके आपको फिर से प्रॉम्प्ट को रिफाइन करना होगा एंड आइट्रेट द प्रोसेस। लास्ट इज आइट्रेट द प्रोसेस। सो फिर अगेन आप टेस्ट करोगे, आपको एनालाइज करना है रिस्पॉन्स को, फिर रिफाइन करना है। देन अगर आपको सेकंड स्टेप में भी नहीं मिला तो फिर आप अगेन टेस्ट करोगे, अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करोगे, एनालाइज करोगे एंड देन टेस्ट करोगे एआई पे, एंड देन टेस्ट करोगे एआई पे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आइट्रेशन में चलेगा और आपको नहीं पता कि कितने स्टेप बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाए। आपको वन गो में भी मिल सकता है सॉल्यूशन, दूसरे स्टेप में भी मिल सकता है, तीसरे स्टेप में भी मिल सकता है। ओके, सो अभी तक हमने देख लिया कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट की क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स है, किस तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्रोसेस वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिखने के क्या क्या तरीके हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। फर्स्ट वन zero shot prompting, second few shot, third is chain of thought, fourth is interview pattern, and the last one is persona pattern। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे आपको प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स मिल जाएंगे, बट ये जो 5 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं ये ज़रूरी हैं एक डेटा एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से। इन्हीं टाइप के प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स को आपको यूज़ करना होता है। इसके अलावा जितने प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं वो आप इग्नोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक से। फर्स्ट इज़ ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग।
ज़ीरो शॉट नाम से कैसे पता चल रहा है कि ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, मतलब अगर हम एआई को कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो हम उसमें कोई एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, विदाउट एनी शॉट हमने बस अपना इंस्ट्रक्शन लिखा और उसे पूछ लिया। तो जब हमें कोई क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, कोई जनरल सा रिस्पॉन्स चाहिए होता है, या किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में जानना है तो आपने डायरेक्टली पूछ लिया व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब यहाँ पे आपको कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एआई को कुछ इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आउटपुट बताने की ज़रूरत है कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, एआई से मैं डायरेक्टली सिर्फ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एग्जाम्पल या प्रायर कंटेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और एआई को जो रिस्पॉन्स रहेगा वो कम्प्लीटली उसके प्री ट्रेन नॉलेज पे रहेगा, तो वहाँ पे हम ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू गिव एआई अ टास्क or a prompt without any example, without any example or context, ओके। और इसका रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, कम्प्लीटली मॉडल अपने जो प्री ट्रेन नॉलेज है उसका, जिस पे ट्रेनिंग हुई है, जिस डेटा पे उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसी के बेसिस पे वो आपको रिस्पॉन्स देता है। तो इसको कब यूज़ करना चाहिए, व्हेन टू यूज़ दिस टेक्निक। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रिस्पॉन्स चाहिए, जनरल रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, तब आप ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू नीड अ क्विक एंड जनरल रिस्पॉन्स, यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक। और ऐसे केस में भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको आंसर ऑलरेडी पता हो बट आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो, तो वहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो, ओके। सो व्हेन यू आर वर्किंग विथ वेल नोन क्वेरीज, वेल नोन क्वेरीज, सो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे इससे पूछती हूँ व्हाट इज़ हाइपोथेसिस testing and which test is useful for categorical data, ओके। जैसे कि आपको याद नहीं आ रहा कि काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ होता है कैटेगोरिकल डेटा के लिए, तो आप डायरेक्टली इससे पूछ लिए, जस्ट आपको गूगल पे सर्च करने की जगह यहाँ पे आपको ज़्यादा कस्टमाइज वे में रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो आपने यहाँ पे पूछा व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड विच टेस्ट इज़ यूज फॉर कैटेगोरिकल डेटा, ओके। तो यहाँ पे इसने बता दिया हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है सिंपली, एंड विच टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर कैटेगोरिकल डेटा। तो ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। अगर आप ब्लॉग्स पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देखने को मिल जाता है, और उसमें से पॉइंट्स निकालना जो आपके लिए ज़रूरी है उसके लिए आपको कंप्लीट रीड करना पड़ता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल रही हैं, ओके। सो दैट इज़ द ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अगर हम कोई क्वेरी लिखवाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल राइट मी अ सीक्वल क्वेरी, राइट मी अ सीक्वल क्वेरी for counting records based on product category, ओके। यहाँ पे मैंने सिंपल सा दे दिया कि मुझे बस एक फंक्शन, या सपोज मुझे एक क्वेरी का सिंटेक्स याद नहीं आ रहा, तो मैंने बस इसको बोल दिया कि राइट मी सीक्वल क्वेरी फॉर काउंटिंग रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी, ओके। यहाँ पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है हर चीज़, बट मुझे बस उसका सिंटेक्स देखना है, तो मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया एंड ये सिंपल सा मुझे क्वेरी ला के दे दिया। नेक्स्ट है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। सो जैसे हमने ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में बात की कि हमें एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एआई से हम डायरेक्ट जनरल क्वेरीज करवा सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। बट फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में अगर आप किसी ऐसे टास्क पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग वर्क नहीं कर रहा, आपको कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, कुछ इनपुट डेटा बताना पड़ेगा, उसे कुछ कंटेक्स्ट देना पड़ेगा, देन वहाँ जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज़ होती है वो होती है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। सो इन दिस केस यू प्रोवाइड एआई विथ फ्यू एग्जाम्पल, जैसा भी आपको रिस्पॉन्स में चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हो, एक छोटा सा कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हो एआई को टू गाइड इट्स रिस्पॉन्स, टू गाइड इट्स रिस्पॉन्स। और कंटेक्स्ट होने की वजह से, एग्जाम्पल होने की वजह से एआई को पैटर्न समझ में आता है कि ओके यूज़र को किस टाइप का रिस्पॉन्स मुझे देना है। तो एक जनरल रिस्पॉन्स की जगह वो यूज़र कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स देता है और आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। सो इट हेल्प्स AI to understand patterns
एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी। आपको ये तो पता होगा कि जो AI टूल्स हैं वो लर्न भी करते हैं, साथ ही साथ जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, अगर आपने उसको कह दिया कि ये जो रिस्पॉन्स है वो गलत है, तो वो उसकी मेमोरी में फीड हो जाता है, उसकी मेमोरी हमेशा अपडेट होती रहती है जब भी आपसे वो बात करता है। तो जितना ज़्यादा आप उसको गाइड करने का ट्राई करोगे, वो आपके अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगा और कंप्लीट आपका असिस्टेंट बन के रहेगा। सो व्हेन टू यूज़ द फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, व्हेन टू यूज़ दिस टेक्निक, when AI misinterprets ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब किसी किसी केस में ऐसा होता है कि आपका ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग वर्क नहीं करता, ओके, तो उस केस में आप फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग की हेल्प ले सकते हो। तो जो आपने पहला प्रॉम्प्ट लिखा उसमें क्या किया आपने, ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का फर्स्टली आपने यूज़ किया और उसका रिस्पॉन्स को एनालाइज किया, ओके, कि जो आपको रिस्पॉन्स मिला है AI की तरफ से वो उतना ज़्यादा जनरलाइज नहीं है, कस्टमाइज नहीं है, तो उस केस में आप फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू नीड कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पाइथन की स्क्रिप्ट लिखानी है क्लीनिंग करने के लिए डेटा को, ओके, बट आपके डेटा में ऐसा तो है नहीं कि सारी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड वो हों, आपके कुछ ही कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करके अगर बोलते हो कि राइट मी अ पाइथन स्क्रिप्ट फॉर डेटा क्लीनिंग, तो वो उसमें हर एक स्टेप डालने की कोशिश करेगा जो कि डेटा क्लीनिंग में यूज़ होती है। बट आपके डेटा में सपोज आउटलायर्स हों, मिसिंग वैल्यूज़ ना हों, ओके, आपके में डेट वाला कॉलम ही ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको उसको बतानी पड़ेंगी। आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको क्या क्या स्टेप परफॉर्म करना है डेटा क्लीनिंग में, ये आपको बताना पड़ेगा। देन जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा वो कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड होगा आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग। एंड व्हेन वर्किंग विद द स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, व्हेन वर्किंग विथ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, तो इन तीनों ही केस में आप फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। सो सी दिस प्रॉम्प्ट, आई विल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ स्टेप्स, I will provide example of steps you need to perform for data cleaning using Python and Pandas. Okay, follow the pattern and write me a Python script to clean such kind of data. तो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल डेटा दिया हुआ है कि उस डेटा में किस टाइप की वैल्यूज़ प्रेजेंट होंगी, ओके, जैसे मेरे डेटा में 3 कॉलम्स हैं, नेम, एज एंड सैलरी, और उसके 4 वैल्यूज़ मैंने दे दी हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। और मैंने बोला है कि मुझे क्या चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा मेरा, फिल मिसिंग वैल्यूज़ विथ अननोन, जो मिसिंग वैल्यूज़ यहाँ पे NaN, उसको अननोन से फिल करना है। कन्वर्ट करना है एज को इंटीजर्स में, ओके, एज जो है कॉलम उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 20 है ये इनकन्सिस्टेंट वैल्यू है, एज हमेशा इंटीजर्स में ही होना चाहिए, और यहाँ पे वर्डिंग आ गई है, ओके। एंड फिल मिसिंग सैलरी विथ मीडियन, यहाँ पे जो सैलरी मिसिंग है उसको मीडियन से फिल करना है। तो ये क्या, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं उसको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ कि उसको जो रिस्पॉन्स में देना है उसमें क्या देना है, ओके। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। लेट्स सी इट्स रिस्पॉन्स। तो इसने पहले डेटा फ्रेम क्रिएट किया है फ्रॉम द सैम्पल डेटा सेट, देन यहाँ पे इसने नेम में फिल आने करके अननोन से फिल कर दिया है, रिप्लेस किया है 20 को 20 से, एंड देन न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया है एंड कन्वर्ट टू इंटीजर्स। सेम सैलरी के लिए भी, एंड देन सैलरी में फिल आने किया है मीडियन से, ओके। तो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स दिया है ये पूरा कस्टमाइज है मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो दैट इज़ हाउ यू कैन लेवरेज द फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं चेन ऑफ थॉट क्या होता है। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या है कि हम एक चेन ऑफ थॉट प्रोवाइड करते हैं AI को टू थिंक स्टेप बाय स्टेप बिफोर कमिंग टू अ सॉल्यूशन। अभी AI के पास खुद का दिमाग है, वो अपने आप से सॉल्यूशन बना लेगा और आपको दे देगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक स्टेप पहले परफॉर्म करना हो, देन कोई स्टेप परफॉर्म करना हो, ओके, और उसको कंबाइन करके आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा हो, वो चीज़ बताने के लिए आप चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस प्रॉम्प्टिंग फोर्सेज AI to think step by step before arriving at a solution, before arriving at a solution।
और ये प्रॉम्प्टिंग हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई डेटा कैलकुलेशन करना हो, प्रिडिक्शंस करना हो या फिर डिसीजन मेकिंग करना हो कि पहले किस पे ध्यान देना है, सेकेंडली किस पे ध्यान देना है एंड थर्ड किस पे ध्यान देना है। ओके, तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आप उसको बता सकते हो एआई को। इट इज़ यूज्ड स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क improving AI's reasoning ability. So when to use this type of technique? जैसा कि मैंने बताया, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स टास्क हो और उसको आपको सिंपलर टर्म्स में एआई को समझाना हो। ओके, वो कॉम्प्लेक्स टास्क को नहीं समझेगा जब तक से आप उसको नहीं समझाओगे। सो व्हेन यू आर वर्किंग विद द कॉम्प्लेक्स टास्क, सो कॉम्प्लेक्स टास्क converted into simple step by step guide. When you are working with data transformation, अभी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे हमें चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग किस लिए हेल्प होती है, क्योंकि डेटा जब ट्रांसफॉर्म करते हो आप तो एक कंप्लीट पाइपलाइन से वो गुजरता है। ओके, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहला स्टेप पहले परफॉर्म कर लो और ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेकंड स्टेप पहले परफॉर्म कर लो और पहला स्टेप बाद में परफॉर्म करो। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की कंप्लीट पाइपलाइन होती है कि पहले आप क्लीनिंग करोगे, फिर आपका ये होगा, फिर आपका सेकेंडली वो होगा, आउटलायर्स रिमूव होंगे एंड देन आपका पिवोट बनेगा, ग्रुप बाई बनेगा। ओके, तो ये सब समझाने के लिए चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो आप। एंड लास्टली, व्हेन द प्रॉब्लम रिक्वायर मल्टीपल स्टेप्स टू सॉल्व। और ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर यूजिंग चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग तो आप उसमें फ्यू शॉट नहीं लगा सकते हैं। ओके, ये सारे जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं इसको आप कंप्लीटली कंबाइनली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में एग्जांपल देखा था, उसमें जो मैंने आउटपुट बताया था वो 1 2 3 करके बताया था, तो वहाँ पे भी एक तरीके से मैं चेन ऑफ थॉट प्रोवाइड कर रही हूँ कि पहले उसे क्या करना है, सेकेंडली उसे क्या करना है, थर्डली उसे क्या करना है एआई को। ओके, तो वहाँ पे भी चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का हमने एग्जांपल देख लिया था विथ द एग्जांपल ऑफ डेटा, क्योंकि मैंने उसको एक डेटा का एग्जांपल दिया था, तो वो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग भी हो जाता है। ओके, तो दोनों प्रॉम्प्टिंग को कंबाइन करके मैंने वो प्रॉम्प्ट बनाया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ अनदर एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया है, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर रेवेन्यू इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि पहले तो रेवेन्यू कैलकुलेट करना, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स डेटा। ओके, सेल्स डेटा है, रेवेन्यू कैलकुलेट करना है एंड रेवेन्यू किसके इक्वल है, क्वांटिटी और प्राइस की इक्वल है। देन डिटरमाइन करना है एवरेज रेवेन्यू पर प्रोडक्ट। तो पहले टोटल सेल कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें एवरेज निकालना है पर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं उसको स्टेप बता रही हूँ कि उसको फर्स्ट स्टेप में रेवेन्यू कैलकुलेट करना है फ्रॉम द 2 कॉलम, और रेवेन्यू कैलकुलेट करने के बाद प्रोडक्ट कैटेगरी पे ग्रुप बाय लगाना है, एवरेज परफॉर्म करना है। ओके, और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया थिंक स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि उसको पहले क्या करना है एंड सेकेंडली क्या करना है। ओके, सो लेट्स सी इट्स रिस्पॉन्स। यहाँ पे इसने एक सैम्पल डेटा बना दिया जहाँ पे प्रोडक्ट है, प्राइस, क्वांटिटी है एंड प्राइस है। तो यहाँ पे इसने रेवेन्यू करके एक कॉलम बनाया है, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके। देन इसने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड द टोटल रेवेन्यू, एंड देन यहाँ पे ग्रुप बाय परफॉर्म किया प्रोडक्ट कैटेगरी पे, ताकि रेवेन्यू का मीन निकल सके। ओके, तो इस तरीके से इसने मुझे कंप्लीट रिस्पॉन्स ला के दे दिया। सबसे पहले रेवेन्यू कैलकुलेट किया, देन टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया एंड देन एवरेज रेवेन्यू पर प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे इसने कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके दे दिया जो भी मुझे डिजायर सॉल्यूशन चाहिए था। नेक्स्ट है इंटरव्यू पैटर्न। इंटरव्यू पैटर्न में एआई हमारा इंटरव्यू लेता है, वो हमसे क्वेश्चन पूछता है ताकि हमारी क्वेरीज को वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। कभी कभी होता है कि आपको पता नहीं होता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे एआई को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो मुझे एक्यूरेट रिस्पॉन्स निकाल के दे, तो आप ये चीज़ एआई से ही करवा सकते हो। आप एआई को ये बोलो कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिससे कि तुम्हें पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली। ओके, सो दैट इज़ वेयर यू कैन यूज़ द इंटरव्यू पैटर्न। AI asks clarifying questions to fully understand your requirement, before responding.
तो खुद का आंसर देने से पहले वो आपको क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछता है, और ये भी आप बताते हो कि मुझसे पूछो ताकि मैं ऐसे आंसर दे पाऊँ ताकि तुम्हें पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो भी मुझे चाहिए उसके लिए. व्हेन टू यूज़ दिस टेक्निक. When you are dealing with incomplete queries, जब आपको खुद को आइडिया ना हो कि आपको क्या पूछना है. When AI needs clarity before responding. So let's understand this with an example. तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है जनरेट अ सेल्स रिपोर्ट. ओके, बिगिन बाय आस्किंग अ सीरीज ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चंस टू गैदर ऑल द इसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट द बेस्ट सेल्स रिपोर्ट फॉर प्रेजेंटिंग टू मैनेजर बेस्ड ऑन माई एनालिसिस. आपका जो भी एनालिसिस है उसको उसका आइडिया नहीं है, बट आपको क्या क्या उसको प्रोवाइड कराना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ये आप एआई से ही पूछ रहे हो कि मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे कि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एक सेल्स रिपोर्ट जनरेट करने के लिए. To generate a comprehensive sales report, I'll ask you a series of detailed questions to ensure the report aligns with your objective and provide actionable insight for manager. तो जनरल इन्फॉर्मेशन में इसने पूछ लिया कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर द रिपोर्ट, इज इट अ मंथली रिपोर्ट, इट्स अ क्वार्टरली, ईयर टू डेट, what key metrics should be included, is the report for a specific reason, product category or the entire business. फिर इसने डेटा और स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है कि डेटा में क्या क्या कॉलम्स थे, ओवरऑल समरी क्या है डेटा की. देन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए पूछा है, कस्टमर एंड मार्केट इनसाइट के बारे में पूछा है, विजुअलाइजेशंस के बारे में पूछा है. तो इसने मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए हैं जिसका मैं अगर आंसर प्रोवाइड करूँ तो मुझे कंप्लीट सेल्स रिपोर्ट मिल सकती है, वॉट एवर इनसाइट, वॉट एवर एनालिसिस आई हैव डन. तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जब आपको खुद को पता ना हो कि एआई को एग्जाम्पल में क्या देना है, तो इससे बेटर है कि उससे खुद ही पूछ लो. एंड द लास्ट वन इज पर्सोना पैटर्न. पर्सोना पैटर्न, और कुछ लोग कहते हैं इसको रोल प्ले पैटर्न. ओके, इसमें क्या होता है कि यू आर स्पेसिफाइंग एआई कि तुम क्या हो. ओके, यू आर स्पेसिफाइंग अ रोल टू एआई. इन दिस पैटर्न यू असाइंस अ स्पेसिफिक रोल टू एआई. सपोज आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में कम्प्लीटली न्यू हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं है, आपने एआई से एक क्वेश्चन पूछा और उसने बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्स दे दिया. तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि एआई को नहीं पता है कि आप क्या हो एग्जैक्टली. तो वहाँ पे पर्सोना पैटर्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आप एआई को बता सकते हो कि यू आर डोमेन एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट हु इज़ गाइडिंग टू अ कंप्लीट बिगिनर, दैट इज़ मी. ओके, तो इस तरीके से आप एक रोल असाइन कर सकते हो एआई को, जिससे कि वो जो भी रिस्पॉन्स देगा वो पूरा कस्टमाइज हो जाता है उस रोल के अकॉर्डिंग जो भी आपने रोल दिया है. तो अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे कोई कोड लिखवाना होता है, क्वेरी लिखवानी होती है, तो मैं एआई से जनरल रिस्पॉन्स नहीं लेती. मैं पहले एआई को एक रोल असाइन करती हूँ दैट यू आर अ डेटा साइंटिस्ट हैविंग 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. यू आर अ डेटा साइंटिस्ट हैविंग 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. अब ये चीज़ ऐड करने से उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो ऐसा लगेगा कि आपको सच में डेटा साइंटिस्ट जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसकी तरफ से आ रहा हो. और अगर मुझे सीक्वल क्वेरी लिखवानी है तो मैं उसको बोल सकती हूँ यू आर अ सीक्वल एक्सपर्ट एंड देन राइट मी अ क्वेरी. इससे क्या होता है कि जो आपको आंसर मिलता है, जो रिस्पॉन्स मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज होता है आपके अकॉर्डिंग. आपको जिस पर्सन से चाहिए होता है वो पर्सन आप एआई को बना सकते हो. सो दैट इज़ अ वेरी गुड पैटर्न. ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं हर एक प्रॉम्प्ट में पर्सोना पैटर्न तो ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे जनरल रिस्पॉन्स नहीं चाहिए कि वो उसको पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, लाइक आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, या फिर मैं फ्रंट एंड में काम कर रही हूँ, या फिर मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, कुछ नहीं पता है उसे. तो इससे बेटर है कि मैं उसको बता दूँ कि तुम क्या हो, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे रिस्पॉन्स दे दे. सो व्हेन टू यूज़ दिस पैटर्न, व्हेन टू यूज़ दिस टेक्निक. When you want AI to act as a subject matter expert, to act as subject matter expert.
फॉर एग्जांपल मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ नेटवर्किंग डोमेन में, तो मुझे जो रिस्पॉन्स चाहिए होगा वो नेटवर्किंग डोमेन से रिलेटेड चाहिए होगा। तो मैं ये भी कह सकती हूँ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट हु इज़ वर्किंग इन अ नेटवर्किंग डोमेन। तो जो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा वो उस डोमेन से रिलेटेड मिलेगा। अगर आप फाइनेंस में वर्क करो तो आप फाइनेंस से रिलेटेड उसको पर्सोना दे सकते हो, उसको रोल प्ले दे सकते हो कि आप वर्क कर रहे हो फाइनेंस डोमेन में, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो व्हेन यू वांट एआई टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, when you require specialized knowledge and not a general one, and also when writing in specific tone or style, specific tone और स्टाइल। यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अगर आपको रिस्पॉन्स ऐसा चाहिए कि आपका खुद का हो, तो आप उसको बोल सकते हो लाइक जैसे कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, अब 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, मुझे एक मेल लिखना है या फिर मुझे एक छोटा सा एक मंथली रिपोर्ट बनाना है, तो मैं उसको बोलूँगी यू आर अ डेटा साइंटिस्ट वर्किंग इन रिलायंस जियो हैविंग 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये मैंने रोल प्ले दे दिया। उसके बाद जो वो रिस्पॉन्स देगा वो ऐसा लगेगा कि ऐसे पर्सन से आ रहा है जो कि जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर मैं ये पैटर्न ना दूँ और अगर मैं ये रोल प्ले ना दूँ, तब मुझे जो रिस्पॉन्स मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा जनरल रिस्पॉन्स होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, राइट अ समरी ऑफ अ डेटा सेट कंटेनिंग कस्टमर प्राइस ट्रेंड ओवर द लास्ट ईयर। ओके, लेट्स सी इस रिस्पॉन्स। This dataset provides insight into a customer purchasing behavior over the past year, covering key aspects such as ये dataset को overview दे दिया, key purchase trends दे दिया, customer insights, seasonal and geographical patterns, and takeaways and recommendation. Let's make this prompt but adding the persona. So let's write this. Act as a senior data analyst with over 6 years of experience. Okay, and then write a summary. तो आप यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स को कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज वे में इसने मुझे डेटा सेट ओवरव्यू परचेज ट्रेंड्स दे दिया है, बट यहाँ पे इसने काफ़ी डिटेल वे में दिया है। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर ओवर द लास्ट ईयर। ओके, की मैट्रिक समरी दे दिया, फर्स्टली कंप्लीट उसने, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड बिहेवियर, टॉपिक्स एंड देन सब टॉपिक्स, इस तरीके से इसने डिफाइन किया है। प्रोडक्ट एंड सेल्स परफॉर्मेंस में भी टॉपिक एंड देन सब टॉपिक इसने डिफाइन किया है। यहाँ पे डेटा ड्रिवन रिकमेंडेशन जो दिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच करता है मेरी कंपनी से रिलेटेड। ओके, तो दैट इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो मेक AI टू वर्क एज अ स्पेशल पर्सन फॉर यू। सो दैट इज़ ऑल फॉर द एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। सबसे पहले डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क को समझना ज़रूरी है कि क्या स्टेप्स होते हैं एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, कोई भी अगर डेटा एनालिसिस का वर्क फ्लो बना रहे हो, कोई टास्क कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं। तो अगर आपको डेटा एनालिसिस पे जनरेटिव AI का यूज़ करना है तो ये 5 स्टेप आपको परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले होता है कंटेक्चुअलाइज हमने बात किया था। कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना का मतलब क्या होता है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो जब भी आप कोई एनालिसिस करने जा रहे हो, किस डोमेन का एनालिसिस है, किस डेटा के साथ आप वर्क करने वाले हो, क्या बिगर पिक्चर है एनालिसिस का, क्या आप सॉल्व करना चाहते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना AI को ये गाइड करता है। आपका जो एनालिसिस रिस्पॉन्स रहेगा वो आपके उसी डेटा के अकॉर्डिंग और डोमेन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज रहेगा। तो कंटेक्चुअलाइज करना एक AI को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम AI को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम किस टास्क पे परफॉर्म करने वाले हैं, किस डेटा के साथ वर्क करने वाले हैं। ओके, इन सारे स्टेप को हम डिटेल वे में देखेंगे, किस तरीके से हम इनके लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। पहले हम इन सब स्टेप को समझ लेते हैं कि इनमें एग्जैक्टली करना क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैं इस डेटा के साथ क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, किस टाइप के रिसर्च क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्या डिसीजन मैं ले सकता हूँ बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, एंड किस टाइप के की मैट्रिक्स हैं जिसपे मुझे फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके सेकंड स्टेप में आ जाती हैं, जहाँ पे आप डिफाइन करोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को।
और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हम एआई से पूछ सकते हैं, और वो कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटेजाइज। अब आपने एआई को कंटेक्स्ट दे दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लिया, नेक्स्ट आ जाता है कि एक स्ट्रेटेजी बनाना कि क्या क्या आपको परफॉर्म करना है, किस तरीके से आपको कंप्लीट डेटा एनालिसिस का वर्कफ्लो डिज़ाइन करना है, क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करना है, क्या मेथड रहेगा, क्या लॉजिकल ऑर्डर रहेगा डेटा एनालिसिस को परफॉर्म करने का। ये सारी चीज़ें आपको थर्ड स्टेप में डिफाइन करनी होती है, जो कि है स्ट्रेटेजाइज। एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी होती है। फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना होता है एक्चुअल एनालिसिस को, यूजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो भी आपने डिसाइड किया है फॉर द डेटा एनालिसिस प्रोसेस। तो इम्प्लीमेंटेशन में आपकी क्वेरीज जनरेट करना आ जाता है कि आपको क्वेरीज जनरेट करना है ताकि आप डेटा लेके आ सको डेटाबेस में से। देन एनालिसिस करना है, चाहे एक्सेल पे हो चाहे पाइथन पे हो, किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, क्या स्टेप्स रहेगा एनालिसिस में, एक्चुअल कोड क्या रहेगा जो एनालिसिस का रहेगा, एंड देन किस तरीके से आप डैशबोर्ड बना सकते हो। ओके, सो ऑल दीज विल कम अंडर द इम्प्लीमेंट। एंड लास्टली डॉक्यूमेंट आ जाता है। डॉक्यूमेंट में क्या करते हो आप, जो भी एनालिसिस आपने किया है, जो भी आपका स्टेप रहा है, लॉजिकल ऑर्डर रहा है एनालिसिस का, वो आप डॉक्यूमेंट करवा सकते हो एआई से। तो ये लास्ट प्रोसेस रहता है किसी भी डेटा एनालिसिस टास्क का, कोई भी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो रिपोर्ट जनरेट करना, जो भी आपने कोड किया है वो क्यों किया है, किस लिए किया है, उसका आउटपुट क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट फेज में क्रिएट कर सकते हो। इनसाइट्स को समराइज करना, जो भी आपका इनसाइट निकला है उससे आप क्या सॉल्यूशन बना सकते हो, किस तरीके से कंपनी को रिकमेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क में, और इन्हीं पांचों स्टेप में हम एआई का यूज़ करने वाले हैं। डेटा स्कीमा एक ब्लूप्रिंट होता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। ओके, इज द ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड। अब वो डेटा आपका डेटाबेस में हो सकता है, डेटाबेस के अंदर किसी टेबल में हो सकता है, एक्सेल फाइल में हो सकती है, सीएसवी फाइल में हो सकती है। ओके, तो एक डेटा स्कीमा बताता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर में है। तो एआई को नहीं पता कि आपका डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। सो दैट इज़ वाई जब हम कंटेक्चुअलाइज करते हैं तो वहाँ पे हम एक डेटा स्कीमा प्रोवाइड करते हैं। अब किसी किसी टूल में आपको मिल जाता है कि आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो डेटा को, बट कंपनीज़ में ऐसा हम नहीं करते हैं। डेटा अपलोड करना सिक्योरिटी एथिक्स में आ जाता है। आप डायरेक्टली कंपनी का डेटा चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई टूल में अपलोड नहीं कर सकते। आप उसको बता सकते हो सिंपल से एग्जांपल से कि आपका डेटा किस तरीके का है, क्या क्या कॉलम्स है उसमें, क्या डेटा टाइप्स है, और अगर आपको डेटा के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये भी बता सकते हो कि डेटा के अंदर किस टाइप के वैल्यूज़ हैं। सो कंटेक्चुअलाइज में हम क्या करते हैं कि फील्ड्स के बारे में बताते हैं। ओके, फील्ड्स के बारे में बताते हैं, डेटा टाइप्स के बारे में बताते हैं, वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं, और एक सैम्पल डेटा भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी जगह आप डमी वैल्यू डाल के एक एग्जाम्पल सैम्पल एक सैम्पल डेटा क्रिएट करके अपलोड कर सकते हो। डेटा स्कीमा हम क्यों दे रहे हैं, ताकि एआई को समझ में आ जाए हम किस डेटा के साथ वर्क करना चाहते हैं, एंड वो जो भी रिस्पॉन्स दे हमें वो हमें उसी के अकॉर्डिंग दे। तो कंटेक्चुअलाइज में हम सिंपली यही कर रहे हैं कि हम एआई को कंप्लीट सेटअप कर रहे हैं फॉर द डेटा एनालिसिस वर्क। तो सपोज आप कोई डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो या फिर डेटा एनालिसिस टास्क शुरू करने वाले हो, तो आप पहले तो कंटेक्चुअलाइज कर दो कि मेरा प्रॉब्लम क्या है जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, या फिर मेरा डेटा क्या है जिसमें मैं वर्क करना चाहता हूँ। ओके, एंड ऑल्सो प्रॉम्प्ट विथ अ रोल। प्रॉम्प्ट विथ अ रोल, जो भी आपका रोल है आप एआई को बोल दो लाइक यू एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट, और यू एक्ट एज अ डेटा साइंटिस्ट, और यू एक्ट एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट, और जितना भी आपका एक्सपीरियंस हो अगर उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है प्रोजेक्ट, देन यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दैट। तो इस तरीके से जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा आपको कस्टमाइज रहेगा, जैसा आपको जैसा आपने रोल डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग। एक इंटर्न भी बना सकते हो जो आपको असिस्ट करे आपके टास्क में, इवन को पायलट बना सकते हो लाइक डेटा एनालिस्ट को पायलट। ओके, सो डेटा एनालिस्ट को पायलट। और जब भी आप प्रॉम्प्ट में डेटा दो तो वहाँ पे आपको इस टैग के अंदर ही देना होता है डेटा। ओके, ये जो टैग मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है डेटा, एंड यहाँ पे मैंने क्लोज किया डेटा, इसके अंदर आपका जो भी एग्जांपल है डेटा का वो देना होता है। कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि एआई को समझ में नहीं आता कि कहाँ से डेटा शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो इट्स बेटर कि उसको एक टैग के अंदर रख दो आप। ओके, तो यहाँ पे आपको डेटा को इन दोनों टैग्स के अंदर रखना है।
तो क्लियरली एआई को समझ में आ जाएगा कि डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है एंड कहाँ तक जा रहा है और इंस्ट्रक्शन कहाँ पे शुरू हो रहा है, तो क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाता है डेटा को इंस्ट्रक्शन से. सो लेट्स सी द प्रॉम्प्ट एग्जांपल दैट यू कैन यूज इन कंटेक्चुअलाइज फॉर्मेट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉम्प्ट फॉर द फर्स्ट स्टेप, कंटेक्चुअलाइज. पहले तो मैंने यहाँ पे रोल डिफाइन किया है, एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट को पायलट, providing actionable advice and clear explanations on how to approach my data analysis project. Okay, ये जो रोल है ये आप चेंज कर सकते हो एज पर योर नीड एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट. ये जस्ट एक स्ट्रक्चर में बता रही हूँ कि आपके कंटेक्चुअलाइज प्रॉम्प्ट का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, सो दैट आपका जो एआई है वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा और आपको सही रिस्पॉन्स दे पाएगा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम. तो मैंने यहाँ पे पहले रोल डिफाइन कर दिया है. ओके, सपोज मैं यहाँ पे एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि तुम्हें एडवाइस देना है, एक्शनेबल एडवाइस देना है और क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है ऑन हाउ टू अप्रोच माय डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ. रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या रहेगी, क्लैरिफाई एंड इंक्वायर, proactively ask for important details, example data types, data frame structure, variable description that impact your guidance. ओके, तो मैं यहाँ पे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई की बता दे रही हूँ कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पहले तो क्लैरिफाई एंड इंक्वायर, अगर कहीं भी तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स पूछो. यहाँ पे मैं इंटरव्यू पैटर्न का भी यूज़ कर रही हूँ, तो वो मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिससे उसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी मेरे प्रोजेक्ट के लिए. ओके, एंड ज़्यादा अच्छे से मुझे गाइड कर पाएगा. नेक्स्ट है contextual understanding. Use the provided data under tag this as context to deliver targeted and relevant advice. Okay, the column description are provided under the tag column description and then column description. यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको बोल दिया है कि मैंने एक डेटा प्रोवाइड किया है. ओके, यूज़ द प्रोवाइडेड डेटा, जो भी एनालिसिस होगा उसमें यही डेटा को यूज़ करना है, जो भी रिस्पॉन्स दोगी यही डेटा को यूज़ करना है. एंड इट इज़ अंडर द दिस data tag, okay, as context to deliver targeted and relevant advice. The column descriptions are provided under the tag column description. Okay, तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी हो तो इस तरीके से आप टैग डिफाइन कर सकते हो. डेटा टैग हो गया डेटा के लिए, कॉलम डिस्क्रिप्शन हो गया कॉलम्स के लिए. अगर आपको वैल्यूज़ का देना है तो वैल्यूज़ का दे दो, प्रॉब्लम का देना है तो प्रॉब्लम का दे दो. कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो. तो यहाँ पे हमने फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का भी यूज़ कर लिया. इसके अलावा अगर आपको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना हो तो वो भी आप पॉइंट में ऐड कर सकते हो. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड फोर्थ पॉइंट, जैसा भी आपका एक्सपर्टीज़ हो, जैसा भी आपका डोमेन हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको कंटेक्चुअलाइज करना है. तो यहाँ पे मैंने शुरू किया है, बिलो आर द फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ अ डेटा सेट आई हैव एक्सेस टू एंड इट्स अ CSV फाइल. तो जैसा डेटा स्टोर्ड है मेरे पास, जैसा डेटा है अवेलेबल मेरे पास, वो भी मैंने बता दिया कि इट्स अ CSV फाइल. यू कैन इवन से इफ़ योर डेटाबेस, इफ़ यू आर शेयरिंग योर डेटाबेस डिटेल्स और टेबल डिटेल्स दैट इज़ प्रेजेंट इन द डेटाबेस, वो भी आप बता सकते हो. तो यहाँ पे मैंने डेटा से शुरू किया. यहाँ पे क्या होगा कि डिक्शनरी की फॉर्म में डेटा आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट सम डेटा हियर इन द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी. कॉलम डिस्क्रिप्शन आ जाएगा यहाँ पे. ओके, तो ये डेटा शुरू हुआ, यहाँ पे कॉलम डिस्क्रिप्शन हो गया. एंड देन डायरेक्ट गाइडेंस ओनली, यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया है, इसके आउटपुट को स्पेसिफाई कर दिया. जैसा हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स में पढ़ा था, क्या था, इंस्ट्रक्शन, कंटेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट. तो यहाँ पे मैं आउटपुट बता रही हूँ कि किस तरीके से मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए. आंसर ओनली द क्वेश्चंस आई आस्क, डू नॉट एग्जीक्यूट एडिशनल स्टेप्स और प्रोवाइड एक्स्ट्रा एडवाइस अनलेस आई रिक्वेस्टेड. तो इससे क्या होगा कि एआई कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कुछ पूछते हो तो उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है, बट आपको उतनी इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं होती. तो मैंने यहाँ पे इसके आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जितना मैं पूछूँ सिर्फ उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा एडवाइस नहीं चाहिए, फ्री की एडवाइस नहीं चाहिए, राइट. And then concise and educational explanation. Deliver clear, concise insight with justification for your recommendation on how I should proceed with my complete analysis process. Explaining the reasoning behind your advice and balance detail with simplicity for efficient understanding. यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया कि तुम्हारा जो भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, ऐसा रहेगा कि पहले तो क्लियर और कंसाइज रहेगा. ओके, सिंपल टू द पॉइंट रहेगा, कोई एक्स्ट्रा एडवाइस नहीं चाहिए. और जो भी रिकमेंड कर रहे हो उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन भी चाहिए मुझे कि क्यों रिकमेंड कर रहे हो. बिकॉज जब आप कंपनी में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेप किया है वो क्यों किया है. तो इट्स बेटर कि पहले से ही आपके पास आंसर प्रिपेयर्ड हो. एंड वर्किंग इन्वायरमेंट आप बता दो कि किस टाइप के इन्वायरमेंट में आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पाइथन पे वर्क करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे बोल दिया, एज्यूम आई एम यूजिंग अ जुपिटर नोटबुक फॉर माई एनालिसिस एंड फॉर्मेट रिस्पॉन्सेज विद अ पाइथन कोड ब्लॉक्स व्हेन नीडेड.
ओके तो जब मुझे पाइथन कोड ब्लॉक की नीड होगी तो ये सेल्स के बेसिस पे मुझे कंप्लीट पाइथन कोड दे देगा। अगर आपका सीक्वल क्वेरी इन्वायरमेंट है, आपको क्वेरीज लिखवाना है, तो यहाँ पे आप वर्किंग इन्वायरमेंट चेंज करके सीक्वल से रिलेटेड डाल सकते हो। एंड रिपीट बैक माई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और क्लैरिफाइंग एनीथिंग एम्बिगुअस बिफोर प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे मैं एआई को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, कंटेक्स्ट दिया है, क्या तुम्हें सही समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो अभी भी टाइम है, क्वेश्चन पूछ लो। Okay, so it will repeat back whatever the specific instruction you have given in the response. So let's try this contextualized prompting format with an example. Example के तौर पे Airbnb का जो डेटा आता है उसको मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले तो सेम मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया, एक्ट एज अ डेटा एनालिसिस कोपायलट जो हमने देखा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है। डेटा यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है इसको इस तरीके से। ओके ये हमारा कंप्लीट डेटा है। अभी इसको डिक्शनरी में कैसे बनाना है वो हम देख लेंगे अभी, बट इसका पहले हम प्रॉम्प्ट देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ये सेकंड रिकॉर्ड है, ये कंप्लीट डिक्शनरी के फॉर्म में मैंने यहाँ पे भेजा है। एंड देन ये थर्ड रिकॉर्ड है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि कॉलम्स भी पता चल जा रहे हैं, उसमें वैल्यूज़ क्या है वो भी पता चल जा रही है। ओके सो यहाँ पे डेटा कंप्लीट हो चुका। देन यहाँ पे कॉलम डिस्क्रिप्शन मैंने शुरू किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि डोमेन एक्सपर्टीज़ की वजह से कॉलम्स की ज़्यादा जानकारी आपको होती है, एआई को नहीं होती, तो वहाँ पे कॉलम डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करना बेटर रहता है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया। कॉलम्स क्या डिनोट करता है ये सब मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके देन यहाँ पे मैंने जैसा प्रॉम्प्ट लिखा था सेम एज इट इज़ है। direct guidance only, concise and educational explanation, working environment, and repeat back my specific instruction or clarify anything ambiguous before proceeding. So let's run. 5 रिकॉर्ड से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगी एआई को देने के लिए। ओके तो इसने बोल दिया अंडरस्टूड, आई विल प्रोवाइड डायरेक्ट एंड टारगेटेड गाइडेंस बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन विद कंसाइज एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन। लेट मी नो हाउ वुड लाइक टू प्रोसीड विथ योर एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने जो एआई का सेटअप था वो कर लिया। इस प्रॉम्प्ट से एआई अब कंप्लीट मेरा जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। अब मैं कोई भी क्वेश्चन इस डेटा से रिलेटेड पूछूं तो मुझे एक्यूरेट आंसर ही मिलेगा। तो ये तो हो गया अगर आपके पास डेटा की नॉलेज नहीं है तो आपने कुछ सैंपल ऑफ रिकॉर्ड उसको दे दिया। अगर आपके पास डेटा की नॉलेज है तो आप डायरेक्टली कॉलम के डिस्क्रिप्शन के साथ वैल्यूज़ बता सकते हो कि उसमें किस टाइप की वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो अगर आपके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है डेटा की, ओके आपको पहले से पता है कि आपका डेटा क्या है, आपने ईडीए कर रखा है पहले से, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है डेटा की, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। डायरेक्टली कंप्लीट रिकॉर्ड को पेस्ट करने की जगह आप इस तरीके से अपनी डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, सपोज ये एक डेटा है, ओके एज यहाँ पे दिया हुआ है। एज क्या है? एज इन ईयर्स। उसकी वैल्यूज़ मैंने बता दी कि एज एक कॉलम है जिसकी वैल्यूज़ है ईयर्स में। ओके जेंडर एक कॉलम है जो कि 1 डिनोट करता है मेल को, 0 डिनोट करता है फीमेल को। देन सीपी करके एक कॉलम है चेस्ट पेन टाइप जिसमें 4 तरीके के मेरे कैटेगरीज आ जाते हैं। ओके देन यहाँ पे है ट्रेस्ट बीपीएस, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि कंप्लीट कॉलम की डिस्क्रिप्शन भी दे रही हूँ, कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यू है वो भी बता रही हूँ। तो इससे भी आइडिया लग जाता है डेटा स्कीमा का। ये तो हो गया कि अगर आपके पास डेटा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा केस जो कि अभी मैंने बात की थी, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था चैट जीपीटी को, जहाँ पे हमने सिंपली रिकॉर्ड को पेस्ट कर दिया था। 5 रिकॉर्ड को, टॉप के 5 रिकॉर्ड्स को मैंने पेस्ट कर दिया और पूछ लिया कि ठीक है तुमको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया कि नहीं। बट वहाँ पे मुझे डेटा की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मुझे कौन समझाएगा? ये भी आपको एआई समझा सकता है। तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि दिस इज़ माय डेटा। आपने सेटअप कर लिया अपने इन्वायरमेंट को, कंप्लीट इन्वायरमेंट को, एआई इन्वायरमेंट को सेटअप कर लिया। नाउ यू कैन आस्क कि मैं फैमिलियर नहीं हूँ डेटा से, मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो जो भी आपने कंटेक्स्ट दिया है, जो भी आपने कॉलम डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि आपका डेटा किस तरीके का है। तो उसके लिए भी आप एक स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिसके बेसिस पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके डेटा के बारे में। दिस इज द प्रॉम्प्ट दैट यू कैन यूज व्हेन यू आर अनफैमिलियर विद द डेटा, अनफैमिलियर विथ डेटा। सो आई होप आपको स्टेप समझ में आ रहे हो कि किस टाइप के प्रॉम्प्ट देने से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ओके तो यहाँ पे हम सिंपली सिर्फ सेटअप कर रहे हैं, कंप्लीट सेटअप कर रहे हैं एआई का, ताकि हमें खुद इन्फॉर्मेशन मिल सके डेटा के बारे में और एआई को भी पता रहे कि हम क्या करने वाले हैं। ओके तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टाइप ऑफ डेटा आई एम वर्किंग विथ हियर। डेटा आपने पहले ही बता लिया है। डायरेक्टली आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है सेकेंड स्टेप में। कैन यू टेल मी मोर अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड what is represented in this data?
ओके, सब्जेक्ट मैटर आप पूछ लो, डेटा में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है वो पूछ लो। कैन यू समराइज व्हाट दिस टाइप ऑफ डेटा टिपिकली रिप्रेजेंट एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन एनालिसिस। आप ये भी पूछ सकते हो कि ये जो डेटा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है और किस टाइप का एनालिसिस हम इससे कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर द मेन वेरिएबल्स, हाउ माइट दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हो डेटा में से। तो इसी एयरबीएनबी डेटा के साथ हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टाइप ऑफ डेटा, द सेम प्रॉम्प्ट, कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने, एंड सिंपली मैं इसको यहाँ पे भेज दूँगी एआई को। ओके, तो सब्जेक्ट मैटर एंड रिप्रेजेंटेशन, योर डेटा सेट कंटेन्स ऑफ एयरबीएनबी लिस्टिंग। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डेटा दिया ही था, इसके पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये एयरबीएनबी का डेटा है। स्पेसिफिकली इन न्यूयॉर्क सिटी, it represent information about various rental project including pricing, availability, location, host details and reviews. Each row correspond to a single listing while the columns provide different attributes of that listing. तो ये मुझे बता रहा है कि जो रिकॉर्ड मैंने भेजे थे वो हर एक रिकॉर्ड एक लिस्टिंग को डिनोट करता है और उस लिस्टिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलम्स में उसके एट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ पे ये मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है कि जो मैंने डेटा प्रोवाइड किया है किस टाइप का डेटा प्रोवाइड किया है। ओके, और यहाँ पे इसने, जैसा कि मैंने पूछा था कि किस टाइप के एनालिसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ डेटा सेट इज़ कॉमनली यूज टू एनालाइज शॉर्ट टर्म रेंटल मार्केट्स, प्राइसिंग ट्रेंड्स एंड होस्ट बिहेवियर एंड कस्टमर डिमांड। ओके, तो ये टाइप के एनालिसिस मैं इस डेटा के साथ कर सकती हूँ। सो नेक्स्ट इसने इन्फॉर्मेशन दी है, व्हाट दिस डेटा टिपिकली रिप्रेजेंट एंड हाउ इट्स यूज्ड। ओके, तो यहाँ पे इसने कंप्लीट डिफाइन किया है। प्राइसिंग एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्राइस वेरिएशन बेस्ड ऑन लोकेशन, रूम टाइप एंड अवेलेबिलिटी। ओके, ये मुझे आइडियाज़ भी दे रहा है। सपोज़ कभी कभी आपके पास होता है कि आपके पास बहुत ही अच्छा डेटा होता है बट आपको पता ही नहीं होता कि उस पर क्या करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आप एआई के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे ये मुझे कंप्लीट आइडिया दे रहा है कि किस टाइप का एनालिसिस मैं कर सकती हूँ। ओके, एंड रिक्वायरमेंट एंड होस्ट बिहेवियर, रेगुलेटरी कंप्लायंस, देन आ जाता है मेन वेरिएबल्स एंड देयर इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे इसने कंप्लीट वेरिएबल्स का मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है, अवेलेबिलिटी का, रूम टाइप का क्या है, एंड लोकेशन, होस्ट एक्टिविटी, जितने भी मेन वेरिएबल्स हैं उसको इसने सॉर्ट आउट किया, क्योंकि मैंने जो कॉलम्स दिए थे वो बहुत सारे कॉलम्स थे, उसमें से जो मेन वेरिएबल्स हैं वो इसने मुझे फ़िल्टर आउट करके दे दिया। तो कितना ज़्यादा टाइम ये मेरा बचा लिया है कि मुझे सब्जेक्ट मैटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन वन गो में कंप्लीट मिल गई, और ये तक पता चल गया कि किस टाइप के एनालिसिस कर सकती हूँ, क्या मेन वेरिएबल है इस डेटा सेट पे और किसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ। तो देखा आपने कि आपको कम टाइम में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई। एंड मेन जो मैंने लिमिटेशन की बात की थी, कंप्लीटली रिलाई नहीं करना है इसके इन्फॉर्मेशन में। हो सकता है कि इसने अच्छा रिस्पांस दिया, हो सकता है इसने अच्छा आइडियाज़ दिया हो, बट आपको ज़्यादा पता है, आपकी थिंकिंग एआई की थिंकिंग से बहुत ज़्यादा आगे है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने मेन वेरिएबल दिया है कुछ ओके, बट आपको लगता है कि ये वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं सोचना कि अरे नहीं एआई ने तो इसको बताया नहीं तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ ना, अपना भी दिमाग यूज़ करना है, सिर्फ एआई के रिस्पॉन्स पे रिलाई नहीं करना। सो डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क का जो नेक्स्ट स्टेप था, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आपको पता चल गया आपके डेटा के बारे में, आपको पता चल गया आपका एनालिसिस क्या हो सकता है, तो अब आपको सोचना है कि ओके इसने आइडिया तो दे दिया, अब आपको एक आइडिया चूज़ करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए होगा। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आप एआई से लिखवा सकते हो, रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करवा सकते हो। लेट्स सी सेकंड स्टेप में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करने के लिए पहले तो जो एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया, जो आइडिया प्रोवाइड किया है, सपोज आपको उनमें से कोई भी सही नहीं लगा, ओके, तो आप डायरेक्टली इस प्रॉम्प्ट में पूछ सकते हो कि व्हाट आर द मीनिंगफुल एनालिसिस दैट आई कैन डू विद दिस काइंड ऑफ डेटा। ओके, तो यू कैन लेवरेज AI फॉर गाइडेंस, यहाँ पे आप गाइडेंस ले सकते हो। सेकेंडली टाइप ऑफ एनालिसिस के साथ साथ आप इसमें भी इंटरेस्टेड हो कि किस टाइप के बिजनेस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सपोज समझ में आ गया कि इस डेटा के साथ मैं A/B टेस्टिंग कर सकता हूँ, तो उस A/B टेस्टिंग से जो बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा वो क्या होगा, वो बिजनेस प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो सकता है, किस टाइप के रिसर्च क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो ये सारी फॉर्मुलेटिंग आपको AI करके दे देगा। सो यू कैन फॉर्मुलेट problem statement and research questions, problem statement and research questions। और ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें आप टेलर कर सकते हो, ये बता सकते हो कि किस टाइप का आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए।
कोई कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत हायर लेवल का भी होता है और कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लेवल का हो सकता है। ओके, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करना है। ऐसा ना हो कि आपको एआई इतना ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दे कि आप वो खुद ही कंप्लीट ना कर पाओ। और अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हो तो भी आप बता सकते हो कि आप डेटा एनालिस्ट हो, आपके पास कुछ एक्सपर्टीज़ है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगा वो आपके एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग होगा। सो यू कैन टेलर द AI suggestion based on your skill level. Like beginner और expert, ये आप define कर सकते हो. Let's see the structure of the prompt for this step. So this is the prompt. My goal is to perform a meaningful analysis, but I want to ensure I define the right problem statement before proceeding. Based on this type of data, what are the most common types of analysis typically performed with this data? Given the dataset details, what potential business problem can be addressed through analysis? तो ये तो रहा structure of the prompt. इसमें आप persona ऐड कर सकते हो, प्लस इसका जो सजेशन है वो टेलर कर सकते हो आपके स्किल लेवल के अकॉर्डिंग. तो ये हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे. सो सेम चैट में हम ये सारे प्रॉम्प्ट को टेस्ट कर रहे हैं. और हाँ, बोनस टिप ये है कि जब भी अगर आपको कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे वर्क करना हो, सेम चैट पे वर्क नहीं करना, नया चैट शुरू करना है. बिकॉज नया चैट मीन्स फ्रेश मेमोरी, और वो जितनी भी पिछली चीज़ें हैं वो उस टाइम के लिए निकल जाएंगी उसके दिमाग में से, चैट जीपीटी के दिमाग से. तो जब भी आप नया टास्क शुरू करो तो हमेशा नए चैट से शुरू करो. ओके, अभी यहाँ पे सेम कन्वर्सेशन हो रही है, सेम प्रोजेक्ट पे कन्वर्सेशन हो रही है, तो इसी में मैं ये प्रॉम्प्ट डाल रही हूँ. सो माई गोल इज़ टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल एनालिसिस, बट आई वॉन्ट टू इंश्योर आई डिफाइन द राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिफोर प्रोसीडिंग. Based on this type of data, what are the most common type of analysis typically performed with this data? So इससे मुझे type of analysis पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेम कर सकती हूँ. ओके, जो दो मैंने पॉइंट दिए थे उसमें से दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो. अगर आपको टाइप ऑफ एनालिसिस जाननी हो तो आप टाइप ऑफ एनालिसिस जान सकते हो. डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना हो तो आप डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिफाइन कर सकते हो. सो ये जो प्रोसेस है ये आइट्रेशन में चलेगा. और लास्ट में हम यहाँ पे दे देंगे आई एम अ कंप्लीट बिगिनर इन दिस फील्ड. ओके, so let's see the response. So यहाँ पे इसने लिखा है since you are a beginner, let's start with common type of analysis that can provide meaningful insight from your data set. तो इसने simply वही बता दिया, pricing analysis, then demand and popularity analysis, host strategy analysis, marketing segmentation, और उसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मेथड क्या हो सकता है. सपोज मुझे प्राइसिंग एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो इसके बेसिस में इससे मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करवाऊंगी. सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई वॉन्ट टू गो विथ प्राइसिंग एनालिसिस, विद द प्राइसिंग एनालिसिस. सिंपल जो सेकेंड प्रॉम्प्ट था वो दे देती हूँ. गिवन द डेटा सेट डिटेल्स, व्हाट पोटेंशियल बिजनेस प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड थ्रू दिस एनालिसिस. ओके, सो इसने बोला ग्रेट चॉइस, प्राइसिंग एनालिसिस कैन बी एड्रेस सेवरल बिजनेस प्रॉब्लम, ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर होस्ट, प्राइस वेरिएशन बाय नेबरहुड, इन्फ्लुएंस ऑफ रूम टाइप ऑन प्राइसिंग, सीजनल एंड अवेलेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग, इफेक्ट ऑफ रिव्यूज़ ऑन प्राइसिंग. तो जैसा कि हमने एनालिसिस चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग अब ये मुझे 5 बिजनेस प्रॉब्लम दे रहा है जो कि मैं उस एनालिसिस से सॉल्व कर सकती हूँ. तो यहाँ पे आइडियाज़ की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है. अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, उसमें भी आप काफ़ी सारे रिसर्च क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हो और अपने मैनेजर्स को इम्प्रेस कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर फ्रेशर यू कैन इम्प्रेस योर रिक्रूटर्स. सो सपोज़ मैं यहाँ पे किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ जाया जाए. इन्फ्लुएंस ऑफ रूम टाइप ऑन प्राइसिंग. ओके, सिंपल सा है एनालिसिस. इसके लिए मैं पूछती हूँ अब क्रिएट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे या फिर अगर आप जुपिटर नोटबुक बना रहे हो उसमें ऐड कर सकते हो. ओके, जो भी आपका रिपोर्ट जनरेशन है, पीपीटी है, उसमें ऐड कर सकते हो. सो यहाँ पे मैं इसे कम्प्लीटली लिखवा लूँगी क्रिएट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर द थर्ड एनालिसिस. यहाँ पे मैंने नाम भी नहीं दिया, सिर्फ मैंने बोल दिया कि थर्ड एनालिसिस. सो लेट्स सी इस रिस्पॉन्स. इन्फ्लुएंस ऑफ रूम टाइप ऑन प्राइसिंग. दिस एनालिसिस एम्स टू डिटरमाइन हाउ डिफरेंट रूम टाइप्स ओके इन्फ्लुएंस प्राइसिंग इन द एयरबीएनबी मार्केट. बिजनेस प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, की क्वेश्चंस इसने मुझे दे दिया. ओके, रिसर्च क्वेश्चंस एंड इम्पैक्ट बता दिया. तो इस तरीके से आप
इस कंटेंट को यूज़ करके अपना एक रिपोर्ट बना सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन कर सकते हो, बिजनेस प्रॉब्लम को, और जो भी आपका स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कंप्लीट इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन हो गया, गोल पता चल गया कि क्या अचीव करना है, बट उसको कैसे अचीव करना है, क्या क्या स्टेप परफॉर्म करना है, क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप स्ट्रेटेजाइज में कंप्लीट करोगे। सो स्ट्रेटेजाइज में हम कंप्लीटली डेवलप करेंगे, डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू अचीव आवर डिफाइंड गोल। जो भी आपने गोल डिफाइन किया है उसको कैसे अचीव करेंगे एफिशिएंटली, दैट वी विल कवर इन दिस स्ट्रेटेजाइज स्टेप। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, टूल सेलेक्ट करना, जो राइट टूल्स हैं उसको सेलेक्ट करना, टूल सेलेक्शन, ओके, मेथड सेलेक्शन, कौन कौन सा मेथड्स आपको परफॉर्म करना है, मेथड सेलेक्शन, एंड कंप्लीट वर्क फ्लो क्या रहेगा आपके एनालिसिस का। ओके, किस टाइप के वर्क फ्लो रहेगा, क्या क्या स्टेप्स आपको परफॉर्म करना है एनालिसिस में, क्या रिसर्च क्वेश्चन आपको डेवलप करना है, सारी चीज़ों का आपको एक स्ट्रेटजी क्रिएट करना होगा फर्स्टली। सो कभी भी डेटा एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करने से पहले गोल होना प्लस आपकी स्ट्रेटजी डिफाइन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्ट्रेटेजाइज ऐसा स्टेप है, अगर आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने डिफाइन कर ली है एआई से, तो आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि क्या क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो। बट फॉर एग्जाम्पल कभी आप फॉर एग्जाम्पल ये उनके लिए है जो वर्क कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। अगर आपके मैनेजर ने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है देन देयर इज़ नो नीड टू आस्क एआई कि आपका क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा। आपके पास क्लियरली गोल डिफाइंड है, तो उसके बेसिस पे आप स्ट्रेटेजी वाले स्टेप में गोल प्रोवाइड कर सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सो लेट्स सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉम्प्ट फॉर दिस स्टेप. So this is the structure of the prompt. I want to develop a structured strategy to achieve the goal given within the tag. Okay, यहाँ पे भी मैंने एक टैग डिफाइन किया है. So here is my goal. गोल यहाँ रहेगा, जो भी आपका गोल है फ्रॉम द अबव रिस्पॉन्स, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिला है वहाँ से आप ये गोल पेस्ट कर सकते हो इन टैग्स के बीच में. दिस ऑल वी आर डूइंग टू रिड्यूस द कन्फ्यूजन ऑफ द एआई. ओके, और हम अपना मैनुअल एफर्ट जो है उसको रिड्यूस कर पाएँ. सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने पूछा है व्हाट आर द की स्टेप्स आई शुड फॉलो टू एनालाइज दिस डेटा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. ओके, क्या क्या स्टेप्स मुझे परफॉर्म करने हैं बेस्ड ऑन माई डेटा सेट एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट टूल्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स वुड बी बेस्ट इफेक्टिव. तो यहाँ पे मैंने कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स दिए हैं, कुछ टूल्स दिए हैं. अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पहले से पता हो कि आपको पाइथन में ही करना है, आपको सीक्वल में ही करना है, देन देयर इज़ नो नीड टू आस्क कि किस टूल को यूज़ करना है. ओके, अगर आपको कंप्लीटली कोई आइडिया नहीं है तो आप पूछ सकते हो. एनालिटिकल टेक्निक तो ज़रूर से आपको पूछना चाहिए कि आपको प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करनी पड़ेगी, या फिर किसी भी एनालिसिस से आपका काम चल जाएगा कि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ेगी. तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. एंड नेक्स्ट, हाउ कैन आई ब्रेक डाउन द एनालिसिस इनटू स्मॉलर स्टेप्स स्टार्टिंग विथ अ ब्रॉड ओवरव्यू एंड रिफाइनिंग ईच स्टेप एज आई प्रोग्रेस. तो ये कंप्लीट आपको एक स्ट्रेटजी बना के दे देगा कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें इग्नोर करनी है. सो लेट्स पेस्ट दिस प्रॉम्प्ट इन द एआई. ओके, सो मेरा यहाँ पे बिज़नेस प्रॉब्लम क्या था, ये था मेरा बिज़नेस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे मैं गोल में अपने बिज़नेस प्रॉब्लम को डायरेक्टली पेस्ट कर दूँगी. ओके, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. सो दिस इज़ माई कंप्लीट गोल एंड व्हाट आर द की स्टेप्स आई शुड फॉलो. इनको ज़रा बुलेट पॉइंट्स में लिख दें. Based on my data set and how can I break down. Okay, so let's share this with AI. और ये जो बार बार मेमोरी अपडेटेड बोलता है, क्योंकि ये आपकी मेमोरी को स्टोर भी कर रहा है. दैट इज़ वाई कि हम प्राइवेट डेटा को कभी भी शेयर नहीं करते हैं चैट जीपीटी पे. उसका एक सैम्पल डमी डेटा बना के शेयर करते हैं. ओके, सो स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी फॉर एनालाइजिंग रूम टाइप एंड प्राइसिंग. तो उसने डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप बताया है कि क्या क्या स्टेप रहेगा. तो पहला स्टेप रहेगा डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपरेशन, जो कि हम सिंपली ईडीए कह सकते हैं. ओके, तो इंश्योर डेटा इज क्लीन, स्ट्रक्चर एंड रेडी फॉर एनालिसिस. सो स्टेप क्या रहेगा उसमें, लोड करना है डेटा सेट को, परफॉर्म इनिशियल डेटा चेक, डेटा टाइप चेक करना है, मिसिंग वैल्यूज चेक करना है, डुप्लीकेट्स चेक करना है, देन हैंडल करना है मिसिंग वैल्यू. इन दोनों में मिसिंग वैल्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों हमारे मेन वेरिएबल्स हैं. नेक्स्ट है इंश्योर प्राइस इज न्यूमेरिक एंड रिमूव इनवैलिड वैल्यूज़, एग्जाम्पल निगेटिव प्राइसेस. तो ये मुझे कंप्लीट स्टेप बता रहा है और क्या मुझे इग्नोर करना है, क्या मुझे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें भी. टूल्स एंड टेक्निक्स मैं ये सब यूज़ कर सकती हूँ पाइथन में, पांडाज, नमपाई, मैटप्लॉट.
इवन इसने मुझे फंक्शंस भी बता दिए कि कौन से फंक्शंस को यूज़ करके मैं वर्क कर सकती हूँ। देन आ जाता है मेन ईडीए, ओके, यहाँ पे हम समरी स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप बाय करना हो, रूम टाइप एंड नेबरहुड ग्रुप। अब अगर आप देखो इसका जो ये कंप्लीट रिस्पॉन्स है ये कितना ज़्यादा कस्टमाइज्ड है मेरे गोल, मेरे डेटा के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप वेग प्रॉम्प्ट दे दो और आपको रिस्पॉन्स सही नहीं मिले तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मैनुअल एफर्ट करना पड़ जाता है। बट यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की वजह से मुझे इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है कि इसने मुझे एग्जैक्टली एक एक स्टेप बता दी कि हर एक सेल में मुझे क्या करना है, क्या चेक करना है, क्या इग्नोर करना है, क्या देखना है, ओके। देन प्राइस डिफरेंसेस बाय रूम टाइप, यहाँ पे इसने मुझे बोला है कि यूज़ अनोवा और टी टेस्ट टू सी इफ़ देयर इज़ एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट, ओके। प्राइस वेरिएशन बता रहा है देन मुझे, एंड देन बिजनेस इंसाइट एंड रिकमेंडेशन। तो इसने सब कुछ मुझे बता दिया, ओके। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, डेटा क्लीनिंग भी है, विजुअलाइजेशन भी है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड भी है, ओके। तो कंप्लीट मुझे ये स्ट्रेटजी बता दिया कि ये आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। अब ये तो रहा कि हमने एकदम कंप्लीट कंटेक्स्ट दिया है, इस वजह से हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सपोज कुछ आपने प्रॉम्प्ट में इधर उधर कर दिया और आपका जो रिस्पांस है ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जैसा आपको चाहिए था, तो आपको आइट्रेट करना पड़ेगा। जैसा हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बात की थी, आइट्रेट करना पड़ता है बेस्ड ऑन द एआई के रिस्पॉन्स पे। तो आपको आइट्रेट करना पड़ेगा, अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा बहुत रिफाइन करना पड़ेगा, अपने गोल को थोड़ा बहुत रिफाइन करना पड़ेगा, और फिर एनालिसिस का कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। देन हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दी स्ट्रेटजीज। शुरू करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ओके। अब इम्प्लीमेंटेशन का आप सोच रहे हो कि एआई को हम बोल दें कि एआई पाइथन स्क्रिप्ट क्रिएट कर दो, एआई सीक्वल क्वेरी लिख दो, बट ऐसा वन गो में नहीं होता है। एआई को कम्प्लीटली आपको सुपरवाइज करना होता है। जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है वो किस तरीके से करना है, क्या उसमें स्टेप्स रहेंगे, क्या परफॉर्म करना है, ओके। स्ट्रेटेजी में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प तो मिल जाती है, बट ऐसा होता है कि जब आप डेटा पे सच में वर्क करते हो, जब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है डेटा की, तो आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से निकल के आते हैं, आपको और अच्छे अच्छे रिसर्च क्वेश्चन समझ में आते हैं, आपको लगता है कि इस पर भी एनालिसिस करने से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डायरेक्टली आप बोल दो कि ये कर दो, वो कर दो एआई, ऐसा नहीं होता है। कंप्लीटली आपको बताना पड़ेगा, हर एक टास्क को आपको एक सिंपलर स्टेप बाय स्टेप में इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी होगी। क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन ना दो, अच्छे से प्रॉम्प्ट ना दो, तो एआई को जो रिस्पॉन्स आया है कुछ एरर हो सकता है। जब आप रन करते हो कोड को, जब आप रन करते हो क्वेरी को, तो उसमें एरर आ जाता है। पाइथन के साथ मैंने बहुत टाइम ये प्रॉब्लम फेस की है कि वो अपने आप से कोई भी लाइब्रेरी रिकमेंड कर देता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है रियल टाइम में। तो इसके लिए क्या लाइब्रेरी यूज़ करना है, क्या स्टेप परफॉर्म करना है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में आपको बताना होता है। So you have to break down your implementation. So you have to break down implementation in simple steps. Clear and concise इंस्ट्रक्शन कि आपको क्या परफॉर्म करना है वो एकदम क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इन वन गो में कंप्लीट पाइथन का प्रोजेक्ट नहीं बनवा लेना है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट देना है। हर एक स्ट्रेटजी के लिए, हर एक स्टेप के लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए, एंड देन अगर कोई इसमें इश्यू आता है तो फॉलो अप करना चाहिए। सो प्रॉम्प्ट एआई स्टेप बाय स्टेप। एंड व्हाई इट इज सो? टू मेंटेन कंट्रोल एंड एक्यूरेसी। अगर आप कंप्लीट पाइथन का प्रोजेक्ट उससे बनवा लो तो वहाँ पे बहुत सारे एरर आ जाएंगे। तो इससे बेटर है कि एक स्टेप का आप प्रॉम्प्ट दीजिए, उससे कोड लिखवाइए, उसको रन कीजिए, देखिए कोई एरर है या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, देन सेकंड स्टेप का प्रॉम्प्ट दीजिए, ओके। तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है मैनुअल एफर्ट। वन गो में अगर वो पाइथन प्रोजेक्ट दे देगा तो हो सकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर हो और आपको डीबग करना पड़ जाए, बैक ट्रैक करना पड़ जाए कंप्लीट कोड में। तो इससे बेटर है कि स्टेप बाय स्टेप चलें। स्ट्रेटेजी के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग गया होगा कि आपको किस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन करवाना है उससे, ओके। सो मैंने ई बुक में काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए, कि अगर आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करवाना है, कोई आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, कोई आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, सिंपली अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो और वहाँ पे आपको लॉजिक बिल्डिंग करनी है, कोड लिखवाना है या फिर क्वेरी लिखवाना है, तो डायरेक्ट आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे सीक्वल क्वेरी का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट एंड सीक्वल क्वेरी टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड एवरेज एज ऑफ द पेशेंट, ओके। इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है। प्लस पाइथन कोड में इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे थे, एंड यहाँ पे मैंने फीचर इंजीनियरिंग के स्टेप बता रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगा जो भी मेरा पाइथन कोड है,
ओके, राइट अ पाइथन कोड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे भी मैंने कंप्लीट एक्शन बता दिया है कि क्या क्या परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे पाइथन कोड चाहिए। ओके, तो ये तो रहा कि अगर आपको डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन करवाना हो, आप कोई डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट कर रहे हो और बीच में कहीं स्टक हो गए, आपको पता नहीं है कि इसका कोड कैसे लिखते हैं, या तो आप गूगल पे क्वेरी करोगे या तो आप ChatGPT से डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो वो चीज़ पूछने के लिए किस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, ये सारे एग्जाम्पल आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का तो हो गया, बट अगर आपके पास स्ट्रेटजी ऑलरेडी डिफाइन है और उसी के ऊपर आपको पाइथन कोड चाहिए, ओके, हर एक स्टेप का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग द स्ट्रेटजी आउटलाइन अबव, क्रिएट अ डेटा एनालिसिस पाइपलाइन इन पाइथन, ब्रेक इट डाउन इनटू चंक्स, स्टेटिंग ईच स्टेप एंड प्रोवाइडिंग द कमेंटेड कोड फॉर दैट स्टेप। ओके, तो ये सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट है, इसको और आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसको और आप इफेक्टिव बना सकते हो। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी है उसमें से किसी एक स्टेप पे ही सिर्फ आपको पाइपलाइन चाहिए, सिर्फ आपको पाइथन कोड चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो लेट्स सी दिस विथ एन एग्जाम। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी के ऊपर हम कोड नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ एक स्टेप पे लिखवाते हैं। तो हम स्टेप चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ओके, सो यूजिंग द स्ट्रेटजी आउटलाइन अबव इन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस step, create a data analysis pipeline in Python and break it down into chunks and the same. Okay, so let's see data analysis pipeline for EDA. तो यहाँ पे इसने बता दिया कि लोड करना है डेटा सेट को, देन फर्स्ट फ्यू रोज चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज़, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ एंड क्लीन डेटा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी, समरी स्टैटिस्टिक्स बता दिए किस तरीके से हम करेंगे, विजुअलाइजेशन बता दिया यहाँ पे, और कंप्लीट कोड जो दे रहा है ये कमेंट्स के साथ ही दे रहा है, जैसा हमने इसको बोला था। प्राइसिंग डिफरेंस अक्रॉस नेबरहुड ग्रुप्स, तो ये जितने जो स्टेप्स इसने परफॉर्म किए हैं ईडीए में, ये ऑलरेडी डिफाइंड है यहाँ स्ट्रेटेजी में। दैट इज़ वाई इसने ये कम्प्लीटली डिफाइंड है यहाँ स्ट्रेटेजी में। डेटा विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्ट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सब कुछ डिफाइंड है, तो इसने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करके दे दिया। अगर आपको कोई स्टेप परफॉर्म कराना हो तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आप पाइथन कोड लिखवा सकते हो, क्वेरी लिखवा सकते हो, सिंपल, राइट अ पाइथन कोड टू परफॉर्म फॉलोइंग टास्क, और टास्क आप बता दो उसमें, और उसमें आप कोई भी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। सो लास्ट इज डॉक्यूमेंट। अब जब भी आप कोई डेटा एनालिसिस टास्क करते हो, डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बनाते हो, तो लास्टली आपको डॉक्यूमेंट बनाना ही होता है। या फिर अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हो, आपने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है और लास्ट में आपको पीपीटी बनाना हो या फिर डॉक्यूमेंट बनाना हो, या फिर अगर आपके पास कोई इनसाइट हो, उसको इंटरप्रेट करना हो कि किस तरीके से उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो उस इनसाइट में से, ये सारी चीज़ें आपको एआई मिनटों में करके दे सकता है। सो डॉक्यूमेंट में क्या करोगे आप, पहला तो आप ये कर सकते हो, once you have the output, AI interpret the result and give you meaningful information. सेकेंडली, जब आपके पास मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आ जाए, जो भी आपका आउटपुट रहा है, सो पहला फेज क्या होता है कि आपको जो भी आपका आउटपुट निकला है एनालिसिस में से वो देना है एआई को, और ये आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा कि उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। देन फिर सेम इन्फॉर्मेशन को आपको एआई में डालना है एंड उससे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आपको सपोज नोटबुक ही बनानी है, नोटबुक में ही आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, कंक्लूजन है, वो लिखना है, तो आप इसकी हेल्प से ऐड कर सकते हो, एक कंप्लीट डिफरेंट रिपोर्ट बना सकते हो। पोर्टफोलियो में अगर आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक प्रॉम्प्ट फॉर द फर्स्ट फेज, कि जहाँ आपका आउटपुट मिल गया और आपने पूछ लिया कि हाउ शुड आई इंटरप्रेट दिस। ओके, तो आउटपुट यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट रहेगा वो पेस्ट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने विजुअलाइजेशन कोई क्रिएट किया है, ठीक है, तो उस विजुअलाइजेशन का एक डेटा भी तो होगा, तो वो डेटा आप इसको दे सकते हो। जैसे अगर बार चार्ट आपने प्लॉट किया है तो बार चार्ट का डेटा तो दे ही सकते हो आप, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में लिमिटेड है। बट जैसे कि लाइन चार्ट हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया, तो उसको आपको पहले खुद समझना होगा। ऐसा चार्ट में डेविएशन देखने को मिल रहा है, ऐसा चार्ट में स्पाइक देखने को मिल रहा है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जब आप इसको प्रोवाइड करोगे तो ये क्या है, आपका आउटपुट है। उसके बेसिस पे जो भी आपका डेटा है, एनालिसिस है, ये
इंटरप्रेट करेगा कि इसको आप कैसे कन्वे कर सकते हो, कैसे इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, राइट। तो इस तरीके से एक सिंपल प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आप जो भी आपका आउटपुट है उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और अगर आपका एआई अलाउ करता है कि आप इमेज अपलोड कर सकते हो तो डायरेक्टली आप विजुअलाइजेशन का इमेज अपलोड करके उससे उसको इंटरप्रेट करवा सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है, जब आपने डेटा एनालिसिस का कंप्लीट प्रोजेक्ट बना लिया हो, जो भी आपका स्टेप है, सपोज अगर वो एआई में ही है, जैसा अभी तक जितना हमने एग्जांपल देखा है सब कुछ अभी एआई में ही हम कर रहे हैं, ओके, अलग से हमने कुछ नहीं किया है, तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट करवा सकते हो जो भी आपने स्टेप परफॉर्म करवाया है एआई से, उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना सकते हो और बोल सकते हो कि मेक श्योर ऑल कोड इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड एंड रेप्लिकेबल, ओके। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट देके डॉक्यूमेंट करा सकते हो अगर एआई के पास आपका कोड अवेलेबल है तो। और अगर इन केस आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है और एनालिसिस एआई के पास नहीं है तो आपको एनालिसिस प्रोवाइड करना होगा। जो भी आपने कोडिंग की, अगर आप कोड नहीं देना चाहते हो तो जो भी आपका आउटपुट रहा है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन रहा है, वो डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। क्या स्टेप्स आपने परफॉर्म किया वो पेस्ट कर सकते हो, उसके बेसिस पे ये आपको डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। प्लस यहाँ पे आप टोन एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको मैनेजर के सामने जो भी आपका रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, उसको प्रेजेंट करना है तो उसका टोन अलग होगा। एक नॉन टेक्निकल पर्सन के सामने अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसका टोन अलग होगा। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक टोन में बता सकते हो कि आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, जो डॉक्यूमेंट है वो किसके लिए है। तो वहाँ पे वो सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन डालेगा जितना उस पर्सन के लिए ज़रूरी है। एक नॉन टेक्निकल पर्सन को कोडिंग का ओवरव्यू देना ज़रूरी नहीं है, उसको सिर्फ इनसाइट से मतलब है। तो वहाँ पे जो रिपोर्ट जनरेट होगी नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए वो डिफरेंट होगी। और अगर आपके कोड को किसी एक पर्सन को समझाना है या फिर किसी मैनेजर को भेजना है तो वहाँ पे आपको कोडिंग में जो स्टेप आपने परफॉर्म किया है कि कैसे आप कंक्लूजन पे पहुंचे हो वो भी बताना होता है। इसी के साथ डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क कंप्लीट होता है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बाद किया था कि बोनस प्रॉम्प्ट मैं आपको बताऊंगी जो कि आप ऑप्टिमाइज करने के लिए पाइथन या फिर सीक्वल क्वेरी को यूज़ कर सकते हो, इवन डीबग करने के लिए प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हो। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, सेम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉम्प्ट आपको फॉलो करना है और उसके बेसिस पे आप कंप्लीट आपका जो भी कोडिंग है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। या फिर अगर एरर आ रहा है तो वो एरर भी सॉल्व हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि एरर आया तो एरर पेस्ट कर दिया और बता दे कि ये कोड था मेरा, बट उसको एक स्ट्रक्चर वे में लिखना, दैट इज़ द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट। वही हम पढ़ रहे हैं कि कितना इफेक्टिव वे में आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिससे कि आपका रिस्पॉन्स एकदम करेक्ट हो। सो वापस से हम अपने ई बुक में आ जाते हैं और यहाँ पे हमने बोनस प्रॉम्प्ट ऐड किया हुआ है, ऑप्टिमाइजिंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे आपको 4 प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं। पहला तो प्रॉम्प्ट है जो कोड को बेटर परफॉर्मेंस बनाएगा। जो भी आपका कोड है, सपोज आपने कोई वेग सा कोड लिख दिया जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, टाइम कंज्यूमिंग कोड है, ओके, बहुत सारे लूप्स लगा दिए, कंडीशन लगा दिए, उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ओके, ताकि वो कम टाइम में रन हो। तो वो चीज़ आप एआई की हेल्प से अपने कोड को कम्प्लीटली चेंज करवा सकते हो, ओके। तो प्रोवाइडेड एन इम्प्रूव्ड वर्जन एंड एक्सप्लेन द चेंजेस मेड। इवन यू आर सेइंग कि जो भी चेंजेस किए हैं, क्यों किए हैं, उसको एक्सप्लेन करो। ऑप्टिमाइज दिस पाइथन कोड टू रन फास्टर, अवॉइडिंग अननेसेसरी लूप्स एंड लेवरेजिंग वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस। द फॉलोइंग पाइथन स्क्रिप्ट रन्स बट इज एक्सट्रीमली स्लो। Identify the bottlenecks and rewrite it for better performance. Optimize this code and provide a detailed explanation of what improvements were made and why. तो ये कुछ prompts हैं जिसको आप यूज़ करके पाइथन कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सेम फॉर द SQL query. SQL query, optimize the following SQL query to improve performance, reduce execution time, and ensure best practices. Suggest indexing, query restructuring, or alternative approaches. Optimize this SQL query that contains multiple subqueries, making it slow. Rewrite it using CTs or joins to improve efficiency. तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रॉम्प्ट लिखा है। और अब हम आ जाते हैं डीबगिंग के लिए। तो डीबगिंग में हमने यहाँ पे लिखा आई एम गेटिंग एन एरर while running the following Python script for data analysis. Identify the issue, fix it and explain the solution. और यहाँ पे हम कोड पेस्ट कर देंगे, ओके। पता होना चाहिए कि कोड कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। Then here is the error message. Help me fix this. This is the simple structure of debugging Python code. एंड दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर फॉर डीबगिंग SQL क्वेरी। सो आई होप आपको ये जनरेटिव एआई फॉर डेटा एनालिसिस का कोर्स पसंद आया हो, आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो कि किस तरीके से आप एआई को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बनाने के लिए, डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो में एआई को इंटीग्रेट करने के लिए। ये कंप्लीट ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी डिटेल वे में हर एक स्टेप को मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है जिसको आप रिफर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोर्स कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो।